अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहज़ेब अहमद और आप हमें देख रहे हैं बराह रास्त 92 न्यूज पर सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ। आज जून की 1 तारीख 2022 का जनाब, आज नए महीने का पहला दिन भी है, आगाज भी बहुत सारी चीज़ों का है। बहुत सारी चीजें पुरानी है लेकिन कुछ अच्छी अच्छी खबरें भी हैं कि 6 जून से जो है वो हज की फ्लाइटें भी इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगी। आगे बजट भी आ रहा है, आगे बजट भी आ रहा है। शाहज़ेब और मैं अभी अखबार पढ़ रहे थे, हम 92 न्यूज हमारा जो अखबार है, बहुत सारी खबरें हैं जी जो सुबनामा में आप लोगों से शेयर करनी है हमने। अगर हम प्रोग्राम का आगाज करें सुबनामा में, तो साबिक वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की हिदायत पर तहकीकात होंगी जनाब। बिल्कुल, उनके जो बयानात हैं उस पर तहकीकात होंगी और साथ में वफाकी काबीना ने कारकुनों के पास असलहे का एतराफ और साथ में जो फोर्स के इस्तेमाल करने के बयान की जो तहकीकात जो हैं वो आगाज करने का कहा गया है और साथ में कमेटी तश्कील भी दे दी गई है। साथ में आपको ये बताएं कि जो वजीर दाखिला है राना सनाउल्लाह साहब, वो ये कह रहे हैं कि ये आज़ादी मार्च के नाम पर विफाक पर हमला आवर हुए जिम्मेदार को करार वाकई सजा देनी चाहिए और देने का उन्होंने यकीन भी दिलाया है। तो ये खबर सबसे पहले सामने आई। साथ में आपको ये बताएं कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में हल्का बंदी के मामले पर कुछ इख्तलाफात पैदा हो गए और इख्तलाफात ये हो रहे हैं कि एमक्यूएम ने सिंध हुकूमत की ज़ेर निगरानी बल्दियाती हल्का बंदियों को चैलेंज भी कर दिया है। साथ में एमक्यूएम ने जनाब किमाड़ी में यूनियन जो है वो कमेटीज के अलावा जो है वो टाउन्स की भी हल्का बंदियों की जो है खिलाफ पटिशन दायर कर दी है। ये भी सुनने में आया है, ये भी देखने में आया है। इसके अलावा शदीद गर्मी है, इस गर्मी में बिजली का जो हाल है वो बताया नहीं जा सकता। है ही नहीं तो हाल कैसे होगा, बयान ही नहीं कर सकते लोग अपने एक्सप्रेशन। अब ऐसा लग रहा है बिकॉज शहरी जो है वो बिल बिला उठे हैं। वो बिल बिलाना इस तरह से है कि बहुत सारी चीजें तो ऑन एयर देखी जा सकती हैं लेकिन वो तकालीफ जिससे शहरी गुजर रहे हैं वो तो बताए भी नहीं जा सकते। लेकिन हम आपको दिखाएंगे, आगे दिखाएंगे कि शहरी इस वक्त किस अजियत से गुजर रहे हैं। लोड शेडिंग के मामले में गर्मी होती है, फिर जब लोड शेडिंग होती है तो घरों में पानी भी नहीं आता क्योंकि ये भी उसके साथ गैस भी नहीं आ रहा। लोग बहुत परेशान हैं। लोग ये कह रहे हैं कि भाई मई में जो वादे किए थे नई हुकूमत ने कि बिजली खत्म हो जाएगी, लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, वो ऐसा हो गया। अब क्या होगा, ये क्या हालात हो रहे हैं, इससे बेहतर नहीं हो रहा। मतलब ये भी एक आवाम का शॉर्टफॉल जो तकरीबन 7000 मेगावाट तक जा पहुंचा है। लोड शेडिंग मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ शहरों में 12-12 घंटे की हो रही है। कल जब हम बाहर भी निकले अपनी टीम के साथ तो लोग यही कह रहे थे कि तकरीबन 2.5 घंटे बिजली जाती है, 1 घंटे के लिए आती है फिर 2.5 घंटे के लिए चली जाती है। तो इसका मतलब है कि आपके पूरे दिन में तकरीबन 13 से 14 घंटे या 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है मुख्तलिफ इलाकों में। साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि नेपरा ने भी बिजली 4 रुपए फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। प्रोग्राम में आगे चलकर इस पर तफसीली बात भी करेंगे और एहतजाज भी करेंगे साथ में। अच्छा जनाब, ऑयल एडवाइजरी काउंसिल ने मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान का खदशा जाहिर कर दिया है। जनाब, गैर मुल्की बैंकों ने पाकिस्तानी बैंकों को जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट देने से इनकार कर दिया है। बिल्कुल, ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने सूरत-ए-हाल की संगीनी के पेश नजर हुकूमत को ये खत लिखा है। साथ में महंगाई का अक्सर जिक्र करते हैं, लोड शेडिंग का मामला है, बिजली का बहरान हो, पेट्रोल का बहरान हो, कई बहरानों से हम गुजरते हैं और साथ में आपको ये भी बताते हैं कि महंगाई में कितना इजाफा हो रहा है। इवन हमने मुख्तलिफ सेगमेंट्स भी किए जिसमें कोशिश की कि आपको ये बता सकें कि रोजमर्रा इस्तेमाल की जो चीजें हैं वो आपको अब कितनी महंगी पड़ती हैं, उनमें कितना इजाफा हो गया है। और अब जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जनवरी 2020 के बाद पहली बार अफरात ज़र के अशारिये नई बुलंदियों पर होंगे, यानी कि महंगाई में मजीद इजाफा होने जा रहा है। पेट्रोलियम और अशिया खुरनोश महंगी होने के बायस अफरात ज़र की शरह बेलगाम हुई है। जैसे कि अगर गंदम की बात करें तो 17.24%, चिकन की बात करें तो 16.48% और अंडे 10.76%। और घी जो है वो भी 2.5% तकरीबन महंगा हो गया। और अभी मैंने कहीं खबरों में भी देख रही थी 92 पे कि जो तेल है, जो ऑयल है खुला, वो भी बंद कर दिया गया है सिंध में। इसकी वजह से बहुत एहतजाज हो रहा है कि जी एक आम आदमी, एक गरीब आदमी वो किस तरह मैनेज करे, क्योंकि जो एक
क्वालिटी वाला ऑयल है वो 1000-1200 से कम का नहीं आता। वो कहां से अफोर्ड करेगा अगर वो इस तरीके से महंगाई अगर बढ़ जाएगी। अच्छा, और ये इतनी तेजी से बढ़ी है कि पहले आप जो ऑयल का एक पैकेट अगर फर्ज करें 1 लीटर का है और वो आप खरीदते थे 220 रुपए में, 230 रुपए में, ये मैं 1 साल का या 1.5 साल का डिफरेंस आपको बता रहा हूँ। वही ऑयल का पैकेट अब आपको तकरीबन 500 रुपए का, 490 रुपए का मिलता है, यानी कि वो डबल से भी ऊपर चली गई प्राइस। करें ना आप, जो एक नॉर्मल सी चीज जो उसके घर में अगर अंडा भी बनना है ना उसके लिए भी 1 चमचा ये तेल ऑयल चाहिए। एग्जैक्टली, एक छोटी सी चीज है, अंडा भी नहीं कर सकते, सब्जी दाल किसी चीज के लिए भी 1 चमचा 2 चमचा तेल तो चाहिए ही चाहिए ना। इसके साथ अगर हम बात करें तो जनाब आइंदा महंगाई में इजाफे की जो खदशा है वो भी शाहजेब ने आपसे शेयर किया। मुसलसल गिरावट के बाद रुपया जनाब आकर जो है वो ऑफर में मामूली जो है वो बेहतरी का, अच्छी खबर दे रही हैं आप। ये मुझे खुद समझ कर अच्छी खबर आ गई लेना शुरू कर दूं कि ऐसी खबरें अगर आ रही हैं वाकई में क्या मैं सही सोच रही हूँ, सुन रही हूँ और पढ़ रही हूँ कि जनाब रोज इंटरबैंकिंग में $60 मतलब कितने अरसे बाद हमने ये खबर पढ़ी कि डॉलर सस्ता हुआ है। आज 1 जून है, आज का दिन हमें सेलिब्रेट करना चाहिए भाई, बहुत मुबारक हो पाकिस्तानी कौम को जी। तो ये बताया जा रहा है गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 60 पैसे सस्ता हुआ है। हाँ, खैर जब महंगा होता है तो एक साल 2 रुपए महंगा हो जाता है, लेकिन जो सस्ता हुआ है तकरीबन, लेकिन शुक्र है कि सस्ता हुआ है एटलीस्ट। 200 का फिगर से नीचे आना शुरू हुआ ना, 202 से नीचे आया और अब 198 पे आ गया। शुक्र है भाई कहीं से तो नीचे आया। पाकिस्तान और श्रीलंका की जनाब वुमेन टीमों की अगर हम बात करें तो वनडे सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई जो है वो हुई और बिस्मा मारूफ और जनाब जो तमाम उनके जो साथ श्रीलंकन कैप्टन है उनकी, हाँ। वो भी ट्रॉफी के हमरा थी और तस्वीर भी उन्होंने बनाई और साथ में आपको वो दिखा भी रहे हैं हम। वनडे सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा, इस हवाले से हमने आपको बताया भी था, और जो 3 मैचेस हैं वो खेले जाएंगे। साथ में हम उम्मीद भी करते हैं, हमारी विशेस भी हैं, बेस्ट विशेस हैं हमारी पाकिस्तानी टीम के साथ, वुमेन टीम के साथ आके वो जीते और बहुत अच्छी जीत कर आए और फिर शो पर भी आए। बिल्कुल आए। अच्छा जनाब, गिलगित में आपको चेरीज पसंद है? चेरी वैसे लगी हुई बहुत प्यारी लगती है खाने में, चेरीज इतनी मजे की लगती है मुझे। आई एम क्रेजी अबाउट चेरीज और आजकल तो सीजन आया हुआ है चेरीज का, कराची में भी मिल रहे हैं और वहां चेरीज तो अगर गिलगित में लगी हो आप खुद सोचें कितना खूबसूरत लग रहा है। क्या बात है, फेस्टिवल हो जनाब आगाज हो चुका है वहां पर। चेरी समेत दीगर फलों का खुश्क मेवा जात और मकामी दस्तकारी के स्टॉल सायों की तवज्जो का जो है वो मरकज भी बने हुए हैं। महकमा ज़राअत की जानिब से 2 दौरा फेस्टिवल शहरियों के लिए बेहतरीन तफरीह का जरिया बन गए। कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, स्टॉल से मुख्तलिफ जो मेवा जात रखे हैं वो रखे हुए, मेरा दिल कर रहा है वैसे हम जाएं और जाके खरीदें और खा के देखें कैसे लग रहे हैं। मैं जाती हूँ, आप पहुंचे। साथ में चेरी फेस्टिवल है जहां पर आपको चेरीज मिलेंगी, तो अगर आप गिलगित के कहीं आसपास हैं और आप वहां पर जा सकते हैं तो आप बड़े लकी हैं, तो प्लीज जरूर विजिट करें और जाकर देखें। एग्जैक्टली, एक चीज बड़ा जरूरी है, अगर आप 92 पे सुबह सवेरे पाकिस्तान देख रहे हैं तो आपको ये खबर मिलेगी, वरना फिर अब मत कहिएगा हमें किसी ने खबर ना दी। हम लोग इतना दूर बैठे तो फिर आप यहीं बैठकर टीवी पे एंजॉय कर सकते हैं ये चेरी फेस्टिवल, क्योंकि हम भी तस्वीर में देख रहे हैं। एब्सोल्युटली, और हम तस्वीरों में ही बिजली देखते हैं, तस्वीरों में ही एक कहते हैं ना, बचपन में लोग कहते थे तस्वीर बनाओ घर की, तो हम एक घर बनाते थे, साइड पे थोड़ी सी घास बनाते थे, उसके ऊपर एक फूल बनाते थे और उस पे होता था कि इसमें बिजली भी होगी, गैस भी होगी। लेकिन हमें बचपन में जो हम अट्रैक्ट करते थे ना, क्योंकि ना उसमें हम पोल बनाते थे ना हम उसमें सिलेंडर या गैस बनाते थे, बनाया होता पोल, तो आज बिजली आ रही है। देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितनी बड़ी स्ट्रेंथ रखता है शाहजेब, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितनी। हम बचपन में सिर्फ घर बनाते थे, तो आज सिर्फ घर हैं विदाउट बिजली, विदाउट गैस। और अगर लोड शेडिंग की बात करें तो पहला टॉपिक ही हमारा आज का यही है शाहजेब। बिल्कुल, और माया मुख्तलिफ शहरों में हम मुख्तलिफ सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त। कराची से लेकर खैबर तक हम ये देख रहे हैं कि पेशावर की बात हो, कराची की बात हो, कराची के जब मसाइल का जिक्र आता है तो कराची में तो खैर एक मसला नहीं है, कराची में पानी की किल्लत का भी सामना है, लोगों को परेशानी भी है हुसूल के लिए, खासतौर पर पीने का पानी अलग खरीदना पड़ता है, घरों में इस्तेमाल के लिए पानी अलग उनको अवेलेबल चाहिए होता है। लेकिन होता क्या है कि जब बिजली नहीं होती तो पानी भी नहीं होता, और जब पानी नहीं होता तो इस शदीद गर्मी में आपका घर में बैठना मुहाल हो जाता है, बाहर निकलना मुसीबत बन जाता है। मैं देख रहा था कि जो दुकानों पे लोगों का कारोबार है वो इतना मुतासर हो रहा है, वो कह रहे हैं जब इतनी गर्मी होती है तो हमसे दुकानों के अंदर नहीं बैठा जाता, हम बाहर निकल जाते हैं, दुकानदार जो आपके कस्टमर्स आते हैं वो हमसे खरीदारी नहीं करते, जाहिर बात इतनी गर्मी होती है तो वो भी बैठना पसंद नहीं करते। सही बात है। आई एम श्योर कि जब शाहजेब बाहर गए होंगे तो बहुत सारी चीजें और भी देखी होंगी। अवाम में गए थे शाहजेब, वहां पर जाके लोगों का क्या रद्द अमल था। इस तरह शुरू में हमने कहा कि आप हमसे अवाम क्या कह रही है, अवाम की क्या तासुरात है, अवाम की क्या तकालीफ है, उनकी जबानी सुनिए। शाहजेब गए तो हम देखते हैं अवाम में क्या देखते हैं, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि मुख्तलिफ फैमिलीज बाजारों में आ रही थी और वो ये बता रही थी कि हम घरों में बैठते हैं, बच्चों ने स्कूल जाना है, अपना खाना खाना है, कुछ भी करना है, इवन खाना पकाना भी है जब खवातीन को, तो किचन में लाइट नहीं है, हम एक तो मोमबत्ती जलाएं तो गर्मी
नहीं है कि आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते। सही कह रहे हैं क्योंकि सारे मसाइल का लोगों को सामना है, छोटी छोटी चीजें हैं जो मैटर करती हैं। और ना सिर्फ कराची बल्कि इस्लामाबाद और पेशावर का भी हम आपको दिखाएंगे। पहले हम सबसे पहले पेशावर और लाहौर क्या हालात हैं, अवाम की क्या सूरत हाल है, वो कितनी तकलीफ से गुजर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। ये हकीकी तस्वीर है, आइए आपको दिखाते हैं। में इस वक्त बिजली का बहरान है। कराची से खैबर तक जब हम मुख्तलिफ शहरों की बात करते हैं तो हर जगह पर यही हाल है कि 6 से 8 घंटे, 8 से 10 घंटे और 12 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। अभी भी जो अपडेट है वो ये है कि नेपरा ने मंजूरी दे दी है तकरीबन 4 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ाने की, लेकिन इसका इतलाक कराची वालों के लिए इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका इतलाक अब तक के इलेक्ट्रिक पर उसके जो सार्फिन हैं उन पर नहीं होगा। लेकिन इतनी शदीद गर्मी में लोगों का क्या हाल है, जब इतनी शदीद गर्मी में लोग अपनी दुकानों पर बैठते हैं, अपने घरों में बैठते हैं या बाहर निकलते हैं, तो क्या उनको घर में सुकून मिलता है, क्या उनको दफातर में सुकून मिलता है? इस वक्त सूरत हाल क्या है, बिजली कितनी जा रही है इस शदीद गर्मी में, ये आज जानने की कोशिश करेंगे। ख़वातीन के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है जब घर में हो, खाना भी बनाना है, बाहर के मामलात भी देखने हैं, बाज़ारों में भी जाना है, बच्चों को भी संभालना है, और ऐसे में अगर बिजली ना हो तो उनके लिए मामलात कितने मुश्किल हो जाते हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप किधर की रिहायशी हैं? न्यू कराची। न्यू कराची की। बिजली पे हम बात कर रहे थे, मुझे किसी ने कहा हमारे घर 6 घंटे जाती है, कोई कहता है 1-2 घंटे जाती है, कोई कहता है 12 घंटे जाती है। न्यू कराची में क्या सूरत हाल है, आपको कितनी परेशानी होती है? हमारे यहाँ हर 3 घंटे के लिए जाती है। 3 घंटे के लिए एक साथ जाती है? जी 3 घंटे जाती है, फिर आ जाती है, फिर 3 घंटे जाती है, तो 4 टाइम जाती है ये। पता नहीं कब मुल्क के हालात अच्छे होंगे, मुझे तो कुछ अच्छे हालात नजर नहीं आ रहे। 1 घंटे लाइट आती है और 1 घंटे के बाद वो चली जाती है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, और पता नहीं होता कब वापसी आएगी। और रात का ये आलम होता है, सोते हुए ऐसी जाती है कि भी पलट के नहीं आती, ऐसी शदीद गर्मी के अंदर। हुकूमत से कोई उम्मीद है आपको? इस हुकूमत से कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। हम देख रहे हैं इस वक्त मुल्क भर में वैसे तो बिजली का बहरान है, चाहे पेट्रोल की बात करें, महंगी तो हर चीज़ हो रही है। अभी भी बिजली की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने वाली हैं, बढ़ा दी गई हैं कुछ, हाँ 4 रुपये बढ़ाए, लेकिन अभी कराची में उसका इतलाक नहीं हो रहा कि इलेक्ट्रिक की वजह से। लेकिन बिजली आती है इतने पैसे देने के बाद? बिल्कुल भी नहीं आती है कि हमारी तकरीबन 10-10 घंटे जो लोड शेडिंग हो रही है, और बिल्कुल भी यानी कि सुकून नहीं है हमें। बिल कितना आता है घर का? तकरीबन 17,000 16,000। बाज़ारों में निकलने के बाद और लोगों से बात करने के बाद मुझे ये एहसास हुआ है कि लोग वाकई बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और ये सिर्फ मसला कराची का नहीं है, लोड शेडिंग का बहरान मुल्क भर में इस वक्त है। दीगर शहरों की भी क्या सूरत हाल है उससे भी आपको आगाह करेंगे, लेकिन कराची में लोग कितने परेशान हैं, चाहे वो लोड शेडिंग हो, चाहे वो बिजली के बिल हों, गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, और उस लोड शेडिंग की वजह से पानी की भी किल्लत हो जाती है क्योंकि पानी उनको मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन दीगर शहरों की क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाते हैं। तो है नहीं यार, महंगा क्यों करते हो? वैसे बिजली नहीं होता, हमारा जो बिल आता है मैं देखता हूँ ना, हमारा कंजम्पशन कम होती है और उसमें जो टैक्सेस होते हैं। बिजली की कीमतें देखो, उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। हमारे हुकूमत से मुतालिबा है अगर बिजली कीमती भी करते हो लेकिन लोड शेडिंग में थोड़ा कमी दिखाए। इधर पेट्रोल भी महंगा हो, बिजली भी महंगा हो गया, इधर सब कुछ महंगा। आखिर इस पाकिस्तान का क्या बनेगा? सब्सिडी आप महंगे पे महंगा कर रहे हैं, बिजली होती नहीं है और बिजली को महंगे पे महंगा करते जा रहे हैं। पहले हुकूमत ने पेट्रोल महंगा कर दिया, अब बिजली महंगी करने की तैयारी में है। ये गरीब आवाम के साथ क्या करना चाह रहे हैं? गरीब आदमी क्या करेगा? रोटी रोजगार से भी हाथ धो बैठेगा। बिजली महंगी करने जा रहे हैं, ये गरीब बंदे के लिए बहुत बड़ा मसला है। आजकल बहुत महंगाई है, पेट्रोल महंगा, चीनी महंगा, इस तरह घी महंगा, आटा महंगा, ये जुल्म, ये ज्यादती है। अभी पेट्रोल भी महंगा हो गया है और आटा और भी महंगा होगा। 20 किलो का तेल अभी 1600-1700 का मिल रहा है। अभी तक की जो शिकायत मुझे समझ आ रही है वो ये है कि बिजली आए या ना आए, बिल आपका 17,000 से लेकर 20,000 रुपये आता है, और उसके बाद दुख इस बात का होता है शदीद गर्मी में आपके घर बिजली भी नहीं है लेकिन बिल अपनी बाकायदगी से आ रहा है। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम, अल्लाह का करम है, ठीक ठाक। बिल्कुल। बिजली की सूरत हाल में आज समझने के लिए निकला हूँ कराची की। कराची में कुछ लोग कह रहे हैं हमारे घर 6 घंटे जाती है, कुछ कहते हैं 2-2.5 घंटे के लिए चली जाती है। आपके घर क्या सूरत हाल है? वाकई लोड शेडिंग है? पहले तो अपना इलाका बताएं कौन सा है। मेरा इलाका औरंगी टाउन है, और मैक्सिमम पहले ये समझ लें कि माशाल्लाह से जब तक कुंडे का सिस्टम ख़त्म हुआ था पिछले 3 साल में मतलब लाइट जाती नहीं थी, अगर गई तो दिन में 1 घंटा जाती थी। लेकिन इस वक्त तो ये हाल है कि माशाल्लाह से कुंडा भी नहीं है अब,
लेकिन उसके बावजूद 2-2 ढाई घंटे की लोड शेडिंग होती है, और कभी तो ऐसा भी होता है रात के 3 बजे लाइट चली जाती है। तो बहुत जुल्म किया जा रहा है बहरहाल ये हुकूमत की तरफ से। और वैसे पहली बात तो ये कहते हैं सारा ब्लेम जो है ना इमरान खान की गवर्नमेंट और उसकी गवर्नमेंट, ये सारे चोर हैं। मैं तो कहता हूँ कोई भी सही नहीं है, मुल्क के मुफाद में कोई भी नहीं है। अम्मा गर्मी शदीद है, बिजली की लोड शेडिंग की रोजाना हमें शिकायतें मिलती हैं। आज मैं बाहर इसलिए निकलता हूँ कि आवाम से ये जान सकें कि वाकई बिजली जाती है आपके घर? ये क्यों नहीं जाती बेटा? कितनी जाती है? 20-20 हज़ार 10-10 हज़ार बिल आता। बिल मत पूछो, 2-2 घंटा 3-3 घंटा आता है। अलकरम का भी जाता है, 24 घंटे में 3 घंटे बिजली आती है? नहीं, 2-2 घंटा जाता है, 2.5 घंटा। 2-2.5 घंटे जाती है दिन में बिजली आपकी? कितने बजे जाती है? 4 मरतबा जाती है, यानी कि वो बन जाते हैं 12-13 घंटे आपके। अच्छा, तो कैसे गुजारा करती हैं दिन भर फिर अपना? खाना पकाना है, किचन में काम करना है, बच्चों को भेजना है। ये देखो ना 50 और 55 थे और 40 वजन हो गया। और क्या बताओ, आटा और तेल और चीनी ये सबको कम करे गरीबों का, नहीं तो हाई लग जाएगा हाई। शाहजेब, बाकी में जब लोगों का देखा कि असल में कितनी तकलीफ में हैं, तो ये जब चीज होती है, एक हम अपनी जबानी बता रहे होते हैं, जब वो अपनी आप बीती अपनी जबान बता रहे होते हैं, तो वो एक अलग ही इंप्रेशन और रियलिटी पिक्चर की बात अगर करें तो अवाम एक तरह से सवाल ये भी उठा रही है। देखिए, अवाम का सवाल है, हम लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ एक मैसेंजर हैं, प्लीज हमें गलत मत समझिए, लेकिन अक्सर लोग जजमेंटल हो जाते हैं हम लोगों की बातों को लेकर। लेकिन एक बात बताना बहुत जरूरी है, अवाम जहां कह रही है कि महंगाई हो रही है, अवाम जहां कह रही है गैस नहीं है, अवाम जहां कह रही है बिजली नहीं है, अवाम जहां कह रही है कि हमारे पास नौकरियां नहीं है, वहां पर अगर हम देखते हैं कि जी वज़ीर आज़म जो है वो इंटरनेशनल उस पे जा रहे हैं, टूर्स पे जा रहे हैं, और साथ में उसके जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी मार्केटिंग भी हुई है। साथ में अवाम का ये भी सवाल है कि जी और यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस बन रहे हैं जो कि गवर्नमेंट के पैसों से बन रहे हैं, लेकिन अगर अवाम के मसलों का पूछे ना तो अवाम की बेसिक क्या है? सड़क। एक सड़क होती है, एक रोड होती है, बुनियादी मसाइल कहते हैं, ये बुनियादी मसाइल है, आप हल होना जरूरी है। एग्जैक्टली, आप जो है ना लहराते लहरूते जो है, टूटते फूटते, अपनी हड्डी पसलियां सब बराबर करवाते हुए आप उन्हीं रास्तों से रोज गुजरते हैं। किसी के गर्दन में तकलीफ, किसी के कमर में तकलीफ, कोई बीमार है, कोई ज़ईफ है, कैसे जाएंगे? इवन ये सड़कें फिर आपके एक्सीडेंट का शिकार होती हैं गाड़ियां, इन्हीं सड़कों की वजह से मुख्तलिफ हादसात होते हैं। हम अब जो जिक्र कर रहे हैं वो कराची के मसरूफ तरीन शाहरा है, जहांगीर रोड। गुज़िश्ता 2 बरस से शदीद टूट फूट का शिकार है। मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं, ट्रैफिक की रवानी यहाँ पर शदीद मुतासर होती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। लोग जैसे कि माया जिक्र कर रही हैं, रोजाना अजियत से गुजरते हैं, और रोजाना लाखों शहरी घड़ों से जो भरी ये सड़क है, इस पर अजियतनाक सफर करते हैं, लेकिन इसका कोई मसले का हल नहीं निकाला जा रहा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सड़क बनाने का ऐलान करके शायद वो भूल गए। जब भी कोई आ रहा होता है ना, हम बचपन में सुनते थे सड़कें बनवाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इतनी बड़ी कराची की मसरूफ तरीन शाहरा है जनाब जहांगीर रोड, गुज़िश्ता 2 बरस से जनाब उसका जो हाल है मैं आपको बता नहीं सकती। खैर वही वाली बात है, हमारी साथी किरण खान हमारी रिपोर्ट गई, आपको खुद दिखाएंगी वो कि उस सड़क का कराची की मसरूफ तरीन, वन ऑफ द मेन रोड्स ऑफ कराची, क्या हाल है, प्लीज देखिए। मैं कराची की मसरूफ तरीन शाहरा जहांगीर रोड पर मौजूद हूँ। ये 1.5 किलोमीटर की शाहरा जो कि 3 हट्टी से ग्लूमंदे की तरफ जाती है, इंतहाई अबतरी का शिकार है, और इसकी ये हालत तकरीबन 2 साल से तो हम देख रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी बन गए, कई महीनों से वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं। बल्दियाती नुमाइंदों की मुद्दत जो है वो ख़त्म हो गई, वफाकी हुकूमत तब्दील हो गई, कुछ नहीं हुआ, तो इस जहांगीर रोड की किस्मत जो है वो तब्दील नहीं हुई। लोगों का यहाँ पर क्या कहना है, कारोबार किस तरह मुतासिर हो रहे हैं, यहाँ से जो लोग सफ़र करते हैं उनके लिए क्या मुश्किलात हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। कारोबार तो है ही नहीं, रहा ही नहीं, बिल्कुल भी कारोबार तो रहा ही नहीं। अल्लाह पाक इनको ये ज़ाय खैर दे, जो ये खोद के गए, अगर हम लोग कुछ करते हैं तो वो जब भी आके मिट्टी निकाल के लेके चले आते हैं, ये करके चले आते हैं। ये तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया। यहाँ पे तकरीबन तमाम दुकानदार इतने परेशान हैं जिनका कारोबार भी नहीं है, ये माली हालात इतने कमज़ोर हो गए सब कहीं। ज़ाहिर है जब कारोबार नहीं होगा तो आदमी क्या करेगा। आप इतनी मुश्किलात है कि अभी तक 2-2:30 बज रहे, बिस्मिल्लाह नहीं की, पूरा 1 साल हो गया, कारोबार वो ख़त्म। हालांकि जब ये तोड़ना था तो कम से कम दुकानदारों को मुआवजा देते या कोई रास्ता बनाते, अगर हमने रास्ता भी बनाते तो उठा के ले आते हैं लोग। तो
तो बनने की दूर की बात है, नाला ही कम से कम थोड़ा ठीक कर दें ताकि हमारे कारोबार चल जाए। दुनिया में ये होता है कि भाई तोड़ते हैं तो दुकानदारों को मुआवजा दिया जाता है कि भाई आपका कारोबार मुतासिर हो रहा है, ये मुआवजा ले लें। यहाँ तो कोई सुनने वाला ही नहीं है, मुआवजा तो क्या देंगे, यहाँ तो कोई सुना ही नहीं दे रहा। ये इतना खतरनाक किस्म का हो गया है, यहाँ पानी भर जाता है गटर का और यहाँ लोग गाड़ियाँ फंसती हैं, गिरती हैं, लोगों के जख्मी होने की इतलात है यहाँ पर। और ये रोड जहांगीर रोड का इतना बड़ा ये टुकड़ा है, यहाँ से वहाँ तक 4 साल हो रहे हैं इसको बनाने के लिए। सारे मिनिस्टर यहीं से गुजरते हैं, आज तक किसी ने ये नहीं देखा कि जहांगीर रोड बन जाए। खुदा के वास्ते इस रोड को तो बना दो, बल्कि ये यहाँ से गुरु मंदिर बना दो। गुरु मंदिर तक ये इन्होंने दुकानों का कारोबार खराब कर दिया है। आए दिन जो है बाइकें गिरती रहती हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। 6 महीने से अभी तक कोई पूछने नहीं आया क्या है, कारोबार को बेड़ा गर्क करा हुआ है। गुरु मंदिर से लेकर चिन्नटी तक कम से कम 15 मिनट लग जाते हैं, 3 मिनट का सफर है। नक्शे भी खराब होते हैं, रोड इतना खराब है, कब से तकरीबन साल से ज़्यादा से तो मैं देखता हूँ ये रोड यही चल रहे हैं बस। ये थी जहांगीर रोड की सूरत हाल जो कराची की मसरूफ़ तरीन शारा कहलाती है। दोपहर के वक्त में इस शारा पर सफ़र करना जहां इतना दुश्वार है, तो रात में तो हम तवक्का कर सकते हैं कि यहाँ की क्या सूरत हाल होती होगी। और जब यहाँ पर गटर जो है वो भर जाते हैं, उसका सारा पानी सड़क पर आ जाता है, तो यहाँ पर सफ़र करने का मतलब ये है कि आप अपनी जान को झोंकों में डाल रहे हैं। यहाँ पर लोगों ने हुकूमत से एक ही मुतालबा किया है कि इस सड़क को बना दिया जाए। तकरीबन 2 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन इस सड़क की जो किस्मत है वो तब्दील नहीं होती और यहाँ पर जो लोगों की मुश्किलात हैं उसमें हर रोज़ इजाफा ही हो रहा है। तो यहाँ पर हुकूमत से सिर्फ एक मुतालबा किया जा रहा है कि जो नाला यहाँ पर खोदा गया है, जिसमें अब सिर्फ कचरा ही कचरा मौजूद है, उस नाले को भी बनाया जाए और उसके साथ साथ ये सड़क भी तामीर की जाए और यहाँ पे जो कारोबारी हजरात हैं उनको भी बताया जाए कि उनके आगे का मुस्तकबिल क्या होने वाला है। कैमरामैन अम्मार खान के साथ किरण खान, 92 न्यूज़, कराची। आगे का मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है। थैंक यू सो मच किरण। आप जब जाती हैं फील्ड पर, सबसे पहले तो आपको सलाम है और आपको ढेरों दुआएं जिस तरह फील्ड पे जाती हैं, चाहे गर्मी हो चाहे हालात ख़राब हो। हमारे रिपोर्टर्स का हम बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हम लोगों को अपडेट रखते हैं, आप लोगों को अपडेट रखते हैं। आज आपने ये देखा जहांगीर रोड, जो कि शाहजेब हमारा कितना गुजर होता है ना, कितनी आवाम वहां से, बसेस वहां से, मेन रूट्स वहां से, लोगों के जो है वो कनेक्टिविटी जो है वहीं से होती है। और आप देखें वहां का क्या, और लोग शिकायत यही कर रहे हैं कि एक तो यहाँ से गुजरना मुश्किल है, पर वहां पे आसपास जो लोगों के कारोबार है वो कितने मुतासर हो रहे हैं। लोग अपनी दुकानें नहीं चला पाते, बाजारों का काम मुतासर होता है, लोगों ने सफर करना होता है। बहुत से लोग जो है वो बूढ़े होते हैं, उन्होंने सफर करना होता है, रिक्शों में सफर करना होता है, मुख्तलिफ वैगन में सफर करना होता है। दरगाह है वहां पर, लोगों का आना जाना इतना मुश्किल, वहां पे आप खड़ी नहीं कर सकते, गाड़ी जा नहीं सकते, उतर नहीं सकते, क्योंकि जब सड़क टूटी हुई होती है तो उसमें गंदा पानी भी जमा होता है। अगर बन रही होती तो उधर मट्टी धूल भी होती है। ये तमाम चीजें इनका कौन जवाबदेह है? हम कोशिश करेंगे हम कराची के तमाम जो मसाइल इन पे बात करें, क्योंकि जब तक कराची पे जो हम बात नहीं करेंगे, एटलीस्ट ये पैगाम पहुंचना तो चाहिए। लोग जिस अजियत से गुजर रहे हैं, ये बात पता लगनी चाहिए हुकूमत को कि ये सारी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट अभी कर रही हैं, ये सब खत्म नहीं हुई हैं। चाहे पानी के मसाइल हैं, चाहे बिजली के मसाइल हैं, ये तो खैर अभी पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं ये बहरान। लेकिन इसके साथ साथ जो कराची के वो इशूज हैं, जो बुनियादी मसाइल हैं, सड़कों के हैं, पानी का है, ये वो तमाम चीजें जो बेहतर हो सकती हैं, अगर चाहे तो कुछ तो किया जा सकता है। इसलिए हम ये आवाज बुलंद करते रहेंगे, खासतौर पर कराची वालों के लिए, ताकि इनके तमाम मसाइल कुछ बेहतर हो सके। दूध की प्राइसेस के ऊपर बात होगी इस वक्त के बाद। प्लीज डू स्टे विद अस, हम अभी वापस आते हैं। फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। शाहजेब बरमाया आप लोगों के साथ सुबह सवेरे पाकिस्तान में। आज हमने बहुत सारे जो सेगमेंट्स हैं वो वही हैं जो मसले हैं।
तो जो मसले और सेगमेंट्स आपकी खिदमत में हाजिर। अब जो सेगमेंट कर रहे हैं जरा आप प्लीज आज हम सारे मसाइल उठाएंगे, जितने कराची वालों को मसाइल का सामना है वो उन सब मसाइल जो हैं उनका जिक्र करेंगे। पहले हमने आपको सड़कें भी दिखाई, हमने ये भी दिखाया कि बिजली की लोड शेडिंग कितनी हो रही है, लेकिन एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों में एक चीज आती है, वो दूध का इस्तेमाल है जो हर घर में होता है। जिस घर में बच्चे हों वहां पर ज्यादा होता है, लेकिन दूध की कीमतों की जब हम बात करते हैं तो ये एक और बोझ है जो कराची वालों पर डाला जा रहा है और दूध एक बार फिर महंगा हो चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुख्तलिफ इलाकों में दूध की फी लीटर कीमत में 10 रुपए तक इजाफा कर दिया गया है। अब बात अगर सिर्फ बिजली की कर रहे हैं तो नाकाफी है और नामुकम्मल है। बिजली नहीं, गैस नहीं, और अब गरीब आदमी की पहुंच से दूर एक बेसिक्स जो है ना लाइफ की, जहां तेल भी महंगा हो गया है, आम ऑयल, खुला ऑयल भी मना हो रहा है, अब दूध भी महंगा हो चुका है। हमारे साथ आज डेयरी जो है वो सदर डेयरी एंड कैटल फार्म एसोसिएशन शाकिर गुज्जर साहब हमेशा हमारे साथ होते हैं, उन्हीं से हम सवालात करते हैं। वही बेचारे जो है हमें हमेशा बता रहे होते हैं। मुतालबा कर रहे हैं 50 रुपए बढ़ाने का, तो ये हम शाकिर गुज्जर साहब से बात करते हैं। तो शाकिर भाई से फिर आज पता कर लें, फिर आज झगड़ा होना चाहिए। आप उम्मीद करेंगे कैसे आप ठीक ठाक हैं? शाकिर भाई ठीक है, शाकिर भाई आज फिर करते हैं ना, मतलब आज जरा हो जाए क्या, मतलब क्या शाजिब ने कह दिया, क्या होने जा रहा है? 50 रुपए का जो मुतालबा किया जा रहा है, ये खुद साख्ता मुतालबा नहीं, ये खुद साख्ता नहीं है, ये एक हकीकी मुतालबा है। ठीक। और यकीनन महंगाई के तूफान की जद में आप भी हैं, हम सब भी हैं। ठीक है। जो अजनास आप खा रहे हैं वही हमारे मवेशी खा रहे हैं। बिल्कुल सही। और यकीनन चारा जो मवेशी खाते हैं वो हुकूमत वक्त एक्सपोर्ट कर रही है, अजनास एक्सपोर्ट कर रही है। तो मुल्क की जरूरियात पूरी किए बगैर अजनास को एक्सपोर्ट कर दिया जाना, उसका इम्पैक्ट हर सारिफ की जेब पे आता है। अंडा, मुर्गी, गोश्त और दूध महंगा हो जाता है। लेकिन अचानक 50 रुपए, असल में जी देखें 10 रुपए लीटर का हमने इजाफा किया था। अच्छा। कमिश्नर साहब हमारी सुनते नहीं है। इजाफा किया तो फार्मर्स ने उसे मुस्तरद कर दिया। ये कब की बात है जो 10 ये अभी 26 तारीख की बात है, 26 मई की। ठीक है। तो शहर में इजाफा हो गया दुकानों पे, तो हमारे फार्मर्स ने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जी हमें तो 50 रुपए लीटर का इजाफा चाहिए, क्योंकि हमारा सर्वाइवल ही नहीं है। और यकीनन फार्मर का सर्वाइवल नहीं है, क्योंकि हर चीज महंगी हो रही है, तमाम अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, हर एंड पे बढ़ रहे हैं। तो ये चीज इसलिए है क्योंकि महंगाई में इजाफा हुआ है, इसलिए जो है प्राइसेस की गई हैं इंक्रीज। असल में जी देखें जो इन्फ्लेशन रेट है वो हद से ज्यादा बढ़ गया, फिर उसके बाद ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, तो यकीनन दूध की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर है। और मैं ये समझता हूँ, जो मैं जाती तौर पे, मैं इज्तिमाई तौर पे ये बात नहीं कर रहा, जाती तौर पे कम से कम 20 से 30 रुपए लीटर का इजाफा होना चाहिए था। कराची कमेटी ने जो 10 रुपए लीटर का इजाफा किया था वो नाकाफी था, और यकीनन फार्मर ने उसे मुस्तरद ही करना था। अब शाकिर भाई पिछले 6 महीनों से हम किसी न किसी मोड़ पर आकर दूध की कीमतों पर बात जरूर कर रहे होते हैं हम लोग आपके साथ, लेकिन कोई ऐसा मुझे कुछ तो उम्मीद का कोई किरण दिखाइए ताकि मेरा जो आम आदमी है वो कम से कम देख सके अपने आप को कि मैं आगे कम से कम, चलो अभी महंगा हो रहा है, चलो थोड़े देर से और सब्र कर लो, थोड़ा और बर्दाश्त कर लो, कुछ दिनों बाद हम ले लेंगे। कोई उम्मीद है? मैं उम्मीद तो वाबस्ता रखनी चाहिए जी। लेकिन मैं बताऊं, हम दूध की कीमतें नहीं बढ़ाना चाहते। आखिर को हम कब तक दूध की कीमतें बढ़ाएंगे? कोई एक हद होती है ना। आप देखें ना, 85 रुपीज से बढ़ के आज 160 रुपए लीटर दूध की कीमत फरोख्त हो रहा है। तो उसमें जो अवामिल कार फरमा है हमारे इदारों में मौजूद नाअहल और करप्ट लोग हैं, उसकी बुनियादी वजूहात, क्योंकि उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं कि डेयरी फार्मर के लिए, पोल्ट्री फार्मर के लिए, फार्मर के लिए ऐसी पॉलिसीज बनाई गई कि वो तबाह हुआ, बर्बाद हुआ, वो दिवालिया हुआ। दूध की, गोश्त की, मुर्गी की, अंडे की पैदावार कम हुई, डिमांड बढ़ी तो कीमतें बढ़ी। ठीक है। इसका सॉल्यूशन पर क्या निकालना चाहिए आपके ख्याल में? क्या तरीकाकार है ऐसा जो अपनाएंगे तो दूध की कीमतें एटलीस्ट कंट्रोल की जा सकती हैं, कम की जा सकती हैं? देखें जी, कीमतें कम भी हो सकती हैं, इसमें कोई हो दो राय सकती नहीं है ना, यकीनन हो तो सकती है। देखिए उसमें कोई दो राय नहीं है। वो यूं कि हमारा जो प्लानिंग कमीशन है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, वो अजनास की एक्सपोर्ट पे, जरूरी अजनास, ज्यादा मुतालबा नहीं करते, 3 अजनास की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दे, दूध की कीमतें, गोश्त, मुर्गी, अंडे की कीमतें मुस्तहकम हो जाएंगी, रुक जाएंगी। अच्छा, हिसाब के जरा सा एक कोई रफ फिगर शेयर कर सकते हैं शाकिर भाई कि कराची में खाली कितना दूध का जो है वो डिमांड है? असल में दूध 50 लाख लीटर्स की डिमांड है डेली की। हमारी जो पैदावार है वो 45 लाख लीटर्स की है। अच्छा, 50 लाख डिमांड है और आप लोगों की डिमांड है वो है, हमारी जो प्रोड्यूस करते हैं वो 45 लाख लीटर है, जिसमें कुछ डब्बाबंद कंपनीज पूरी करती हैं
और कुछ आपको पता ऑर्डल्ट्रेशन समझ लें, चंद % समझ लें, और हमें जो जरूरत है वो है 50 लाख लीटर, यानी कि पूरे 5 जो है वो हमारे लिए अभी भी हम कम में जा रहे हैं। यकीनन। ठीक है। अच्छा, अब अगर ये कीमतें जो बढ़ गई हैं, मेरा एक सवाल, जितना लोग बंदा इस वक्त लेता है, जो डिमांड है जिसकी 50 लाख की, ठीक है, उसमें कितनी कमी आ जाएगी? देखें जी, लोग खरीदना छोड़ देंगे ना? मैं नहीं, ऐसा नहीं है। देखें जी, हमारे लोग सिर्फ खरीदना जब छोड़ते हैं जब वो खौफजदा होते हैं। पिछले दिनों जो एक वो बीमारी का हुआ तो हमारी सेल्स 20% पे आ गई दूध और गोश्त की, उसने पूरे सेक्टर को हिट किया। बिल्कुल किया। छोटा फार्मर आउट हो गया, बड़ा फार्मर रह गया। और यकीनन जब आपकी डिमांड बढ़ी तो आपकी कीमतें भी बढ़ने जा रही हैं। लेकिन ये दूध तो उस वक्त 20 रुपए लीटर तक भी फरोख्त हुआ और इसमें कोई दो राय नहीं है, ये ढकी छुपी बातें नहीं है। और अब मैं आपको बता दूं कि सबसे अहम इसके अंदर जो बात है वो है नस्ल कुशी। नस्ल कुशी को रोका जाए, नस्ल कशी को तरजीह दी जाए कि हम छोटे कटड़ों की स्लॉटरिंग को रोकें। उसमें प्लानिंग कमीशन करेगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च करेगा। अगर सिर्फ हम कराची को ही ले लें तो 15 लाख सालाना मादा भैंसें स्लॉटर हो रही हैं, 15 लाख और 7.5 लाख बच्चे और 7.5 लाख रुपए 7.5 लाख भैंसें स्लॉटर हो रही है। अगर हम उन्हें रोक ले तो 3 साल में 45 लाख मवेशी अवेलेबल होंगे दूध और गोश्त के लिए। ज्यादा फिर यकीनन तो जब पैदावार बढ़ेगी तो कीमतें भी घटेंगी। पैदावार बढ़ाने की जरूरत है, हमें जेनेटिक्स पर काम करने की जरूरत है, हमें अपनी फी जानवर पैदावार उनकी एफिशिएंसी को बेहतर करने की जरूरत है। क्यों लग रहा है मुझे आपकी बातों से जैसे दीवार से लगाया जा रहा है, ऐसा फीलिंग आ रही है? यकीनन जी, फार्मर को दीवार से लगाया जा रहा है। फार्मर को जिंदा रखने के लिए देखें, ये कारपोरेट सेक्टर की एक वो मैं समझता हूं कि छोटे फार्मर को कारपोरेट सेक्टर निगल गया। देखिए ना, एक मुनज़्ज़म मुहिम दूध के खिलाफ चलाई जाती, मैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहता, पर यकीन अब एक बात आ गई है और ताज़ा दूध को गंदा और डब्बे वाले दूध को अच्छा कहा गया, तो ये एक गैर मुनासिब बात थी। तो मैं ये कहूँगा कि फार्मर को जिंदा रखने के लिए इदारे काम करें, हम उनके साथ हैं। हम जिले सतह तक व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए अपने फार्मर से अटैच हैं, लंपी के हवाले से, दीगर हवाले से, दूध की कीमतों के हवाले से। अभी हमने जैसे ये सिर्फ कराची का मसला नहीं, दूध की कीमतें हमने खैबर पख्तूनख्वा में भी दरखास्तें अपनी महकमा लाइव स्टॉक को दी। तो ये जो 50 रुपए का मुतालबा किया गया है, इसके बारे में अब तक कोई जवाब आया आपको? नहीं जी, एक जवाब तो यकीनन हमने देना है ना जी अपने फार्मर हाँ, वही मैं पूछ हमने उन्हें उम्मीदें दिलाई हैं कि जी हम इंशाल्लाह 5 तारीख तक दूध की कीमतों में खातिर ख्वाह एक इजाफा करेंगे जो आपके लिए काबिल कबूल होगा। तो उन्हें भी उस पर वो किया कि जी चलें 5 तारीख तक आप इजाफा करें। 10 रुपए लीटर का तो इजाफा हो चुका है, चलें 20 रुपए लीटर का और हो जाएगा, तो यकीनन शहर में दूध 180 रुपए लीटर फरोख्त होगा और 200 रुपए लीटर तक इस साल के आखिर तक दूध की कीमतें होंगी। अल्लाह शाकिर भाई, आप फिर ऊपर चली जाएंगी जी। मैं बता रहा हूं, अगर ये गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज नहीं बनाएगी, महकमे सोए रहेंगे तो यही हाल होगा। और इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च की। वतन अजीज में खुराक की कमी का खतरा पैदा हो गया है जी इनकी पॉलिसीज की। लेकिन शाकिर भाई, सिर्फ आप लोगों की तरफ से कीमतें बढ़ेंगी, लोग जो अपने अपने इलाकों में जो अपनी मर्जी मन जो उनका दिल आता है उसकी भी तो वो भी तो कीमतें उसमें ऐड हो जाती है। तो फिर तो 200 रुपए एंड तक नहीं जाएगा, 200 रुपए तो फिर अभी हो जाएगा। यकीनन हो जाएगा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं कल हमने देखें दूध की कीमतों का तखमीना जारी किया है, वो एक मोहतात तखमीना था और वो 200 रुपए लीटर था, 200 रुपए 42 पैसे फी लीटर था। और यकीनन जब हम ये बात करते हैं तो लोग कहते हैं आप इतना नुकसान कैसे कर रहे हैं। तो भाई कोई तरीका होता है, अगर हम एकदम 200 रुपए लीटर पे ले जाएंगे तो कौन कबूल करेगा। तो यकीनन इंतजामिया है चीजें, हम ये चाहते हैं हम वायलेशन ना करें। हम ये चाहते हैं हम कमिश्नर कराची के साथ मिलके और दीगर डीसीज के साथ मिलके हम बैठ के महकमे के साथ हम दूध की कीमतों का तयन और नोटिफिकेशन करा लें। तो ठीक है, हम फिर 5 जून या फिर 6 जून से आपके राब्ता करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या कीमतों में कितना इजाफा हुआ है, क्या अपडेट है उसके हवाले से। असल में जी हम आज एक नई कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं, फार्मर की डोर टू डोर वर्किंग की मजीद। अच्छा। और हम रिटेलर से होलसेलर से राब्ते करने जा रहे हैं कि जी हम फार्मर्स की तवक्कुआत पे पूरा उतर सके। और यकीनन हम फार्मर्स की तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे तो हम उनके लीडर हैं, बसूरत दीगर फिर काहे की एसोसिएशन है। अच्छा। तो हम जो है ना दूध की कीमतें बढ़ाने के लिए तमाम कमिश्नर कराची का भी दरवाजा बजाएंगे, हम वजीर आला सिंध का भी दरवाजा बचाएंगे, हम महकमा लाइव स्टॉक से भी कहेंगे कि जी हमारी मदद की जाए। और अगर कोई नहीं सुनेगा तो हम इजाफा उसमें करें। ठीक है, अगर कोई नहीं सुनेगा तो इजाफा कर दिया जाएगा। शाकिर गुज्जर साहब, बहुत शुक्रिया आपने शो में ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन जो आपने बातें बड़ी अलार्मिंग है
और उस टाइम यही इस वक्त उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में दूध मजीद महंगा होगा। अगर 50 रुपए का मुतालबा किया जा रहा है तो इसका मतलब है 30-35 रुपए भी अगर महंगा होता है तो 180 रुपए से दूध ऊपर चला जाएगा कराची वालों के लिए। तो आप लोगों के लिए एक और ये बुरी खबर ही है। इसीलिए जहां ये डोर टू डोर जाएंगे प्लीज इनको सुना जाए, और ये मसला हर इंसान का है, हर पाकिस्तानी का है और कराची में रहने वाले का है। अगर हम बात करें कि कहां से किस किस का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान में हमने आपको कुछ दिन गुज़श्ता रोज कबल हमने आपको कदीम तरीन तहजीब और सकाफत की अमीन और कैलाशी मजहब के हामिल कबीले सालाना मजहबी त्यौहार चिल्लम जोशी के हवाले से जो है हमने आपको कुछ बातें भी की थी, हमने आपसे शेयर भी किया था। शाहजेब ने भी आपको बहुत सारी बातें बताई और सैर भी करने गए थे। बिल्कुल, और जो हमारे टीम मेंबर्स हैं उन्होंने वहां पर फेस्टिवल में क्या कुछ देखा और वो फेस्टिवल किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह मनाते हैं, कौन लोग वहां पर आते हैं, कितने सयाह वहां पर पहुंचते हैं, वो सब कुछ देखने लायक है और बहुत इंटरेस्टिंग है और हम चाहते हैं आपको भी दिखाते हैं। दो सहेलियां मौजूद हैं, ये इस्लामाबाद से आई हैं। इनसे पूछते हैं कि भाई अब तक का इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और यहाँ आके कैसा महसूस करें। कैसे आप? ठीक है, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। ये बताएं अब तक का तजर्बा कैसा रहा और प्लान कैसे बना कि भाई यहाँ आना है? बेसिकली काफ़ी एडवर्टाइजिंग आती है फेसबुक पे भी, मीडिया पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे जोशी फेस्टिवल के लिए। तो हम लोगों ने, दोनों फ्रेंड्स हैं हम लोग, और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग आएँ और इसको विज़िट करें। तो अभी तक तो काफ़ी अच्छा है एक्सपीरियंस रहा, जगह बहुत प्यारी है और स्पेशली वेदर बहुत अच्छा है इधर का, तो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। यानी आपको जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया वो यहाँ का कल्चर था जिसकी वजह से आप यहाँ सफ़र करके आई। जब यहाँ आई कैलाशी लोगों से मुलाकात हुई, ऐसा तजर्बा रहा आप तक का? ओवरऑल अच्छा है, लेकिन डेफिनेटली आप जब भी किसी जगह पे जाते हो तो थोड़ा हेजिटेंट फील करते हैं क्योंकि आप बाहर से आए हैं। ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, दे हैव देयर ओन कल्चर, एक स्टाइल है उनका, वो जो कि हमारे अंदर वो वैल्यूज़ नहीं है जो उनकी है, वो वैल्यूज़ से मुराद ये है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी का एक डिफरेंट है और जो एक लोकल ट्राइबल एरिया उसकी वैल्यूज़ का डिफरेंट है। मैं यहाँ हूँ, बहुत सारे मुल्कों से, बहुत सारे शहरों से, बल्कि बहुत सारे मुल्कों से लोग यहाँ आए और क्यों ना आए। कितना खूबसूरत मुल्क, कितनी खूबसूरत जगह और क्या खूबसूरत कल्चर है। ये छोटा सा बच्चा जो अभी आपको दिखाया ये माहद है और ये माहद भी यहाँ एंजॉय करने आया है। वैसे तो फ़िलहाल ये लेट के मज़े ले रहे हैं मौसम के, लेकिन इसको जो लाने वाले हैं वो इसके मामा पापा, वो भाई इस खूबसूरती के बगैर, इस कुदरती हुस्न के बगैर रह नहीं पाए और यही वजह है कि वो इस फेस्टिवल में शिरकत के लिए आए हैं और वो यहाँ कितना एंजॉय कर रहे हैं। ये छोटा सा बच्चा, हम तो इतना बड़ा एडवेंचर करने का सोच भी नहीं सकते, आप कैसे ले आएंगे? बस हम लोग छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल कर लेते हैं। जब मेरी बेटी है, ये भी 3 मंथ्स की थी, तब हम इसको ट्रैवल के लिए ले गए थे, तो हमें बड़ा पसंद है नॉर्दर्न एरियाज़ में जाना, एंजॉय करना। वेदर बहुत अच्छा है यहाँ और स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज़ के जो लोग होते हैं वो बहुत अच्छे हैं। ख़ास तौर पे कैलाश के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत वेलकमिंग हैं। बगैर बिल्कुल अधूरे लगते हैं। दिन भर आपने देखा ढोल बजते रहे, रक्स होता रहा और ये म्यूज़िक का सिलसिला अब रात में भी जारी है। यहाँ स्पेशल कॉन्सर्ट सजाया गया है जिसमें जो यहाँ के लोकल सिंगर्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, डांसर परफॉर्म कर रहे हैं और एक मेला सजा हुआ है। अगर आप मेरे पीछे देखें तो देखें लोग किस तरीके से आए हुए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं इस पूरी नाइट को, और ये रात भर ये सिलसिला जारी रहेगा। तो मैं मज़ीद आपसे बात नहीं करता बल्कि इस खूबसूरत परफॉर्मेंसेस को आपकी तरफ पहुँचाता हूँ।
रात सजी हुई है और ये रात कैसे नहीं सजे जब इसके पीछे बेहतरीन लोग शामिल हों इसको सजाने में। एडवाइजर टू सीएम केपी के वजीर ज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि भाई क्या खूबसूरत फेस्टिवल आपने सजाया है, आपके बगैर ये मुमकिन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। सर क्या खूबसूरत फेस्टिवल सजाया आपने, इसके पीछे कितनी मेहनत लगी हुई है? देखें वैसे तो जो फेस्टिवल वैलीज पे चल रहे हैं वो कैलाश रिलीजियस फेस्टिवल है और लोग सालाना खुद मनाते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। हमारे टूरिज़म डिपार्टमेंट जो है उनको सिक्योरिटी के हवाले से और फैसिलिटीज़ के हवाले से गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करे कैलाश लोगों को। आज की जो म्यूज़िकल नाइट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ख़ासकर हमारे जो सयाह बाहर से आए हैं डोमेस्टिक और फॉरेनर्स, ये उनको हमने एडिशनल एक अपॉर्चुनिटी दी है उनको एंजॉय करने के लिए। तो बहुत खुश हैं हम लोगों को देख के, जो बाहर से आए वो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। सर आपका ताल्लुक कैलाशी कम्युनिटी से ही है, कितना अच्छा लगता है जब आपकी कम्युनिटी को लोग पसंद करते हैं, आपके कल्चर को लोग अहमियत देते हैं, उससे रिस्पेक्ट देते हैं, उससे प्यार करते हैं। कैलाश कल्चर जो है ये 2500 साल पुरानी कल्चर है और अभी भी अपने पुराने सकाफत के साथ ज़िंदा है और इसका क्रेडिट यहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी को भी जाता है कि वो कैलाश लोगों से प्यार करते हैं, हमें गुलदस्ता की तरह सजा के रखें और फिर पूरे पाकिस्तान के लोग। और कैलाश के मैं ख़ुद पहले दफ़ा इमरान खान साहब ने एक मौका दिया तो मैं पार्लियामेंट का मेंबर बना हूँ, कैबिनेट का मेंबर हूँ और इंशाअल्लाह गवर्नमेंट की जो प्लान्स हैं यहाँ के रोड्स हम बना रहे हैं उसके लिए फंड्स अप्रूव हो गए तो इंशाअल्लाह इन फ्यूचर में जो है सेहत भी बढ़ेगी और जो सयाह आएंगे उनको बहुत अच्छी रोड की फैसिलिटी भी मिलेगी। डिप्टी कमिश्नर चित्राल अनवारुल हक साहब ने बहुत मेहनत की है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने किन चैलेंजेस का सामना किया और किस तरीके से इसे मैनेज किया। सर कैसे हैं आप? शुक्र है, थैंक यू, अल्लाह का फजल है। सर आपने इतना बेहतरीन फेस्टिवल करवाया और ये जो ये रंगीन नाइट है, म्यूज़िकल नाइट है और जिस तरीके से लोगों को मैं देख रहा हूँ सयाह आए हुए खुश हैं, आपके लिए कितना चैलेंजिंग था इसे वेल मैनेज करना? बिल्कुल ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। तकरीबन 2 साल कोविड की वजह से यहाँ से कोई एक्टिविटी नहीं हुई थी और आपको पता है कि कैलाश कल्चर जो इसकी 2000 साल तारीख़ है, ये एक डिस्टिंक्ट कम्युनिटी है, तकरीबन 4000 लोगों पे मुश्तमिल है। तो ये न सिर्फ चतराल के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट इमेज बिल्डिंग के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा एसेट है। तो ये एक चैलेंजिंग टास्क था। मैंने आते हुए मेरे कोई तकरीबन 3 महीने हुए तो हमारे जो वज़ीर ज़ादा साहब है, हमारे वज़ीर आला साहब है, उन्होंने मुझे भरपूर सपोर्ट किया और जो एक्टिविटी आज हमने प्लान किए तो शुक्र है उसमें हम कामयाब हो गए। इस फेस्टिवल में हमने रंग देखे, म्यूज़िक देखा, डांस देखा, खुशियाँ ही खुशियाँ देखी, इस सकाफ़त को समझने की कोशिश की। लेकिन कैलाशिस का जो कल्चर है वो नज़र आता है उनके घरों में, और अगर हम किसी फैमिली के पास ना जाएं और उनके ज़रिए इस कल्चर को समझने की कोशिश ना करें, ये कैसे हो सकता है। मैं एक कैलाशी घर में आया हूँ और यहाँ मैं बात करूँगा इस घर की सरबराह से और जानने की कोशिश करूँगा कि ये आखिर अपने कल्चर के साथ अब तक कैसे जुड़े हुए हैं और इनके लिए यहाँ इनका कल्चर, इनका रहन सहन वो कितना ख़ास है। मेरे साथ अंदर चलिए और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। हेलो इश्वाता भाया, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आप कैसे हैं? खैरियत? घर में ठीक ठाक सारे ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताएं कैसा गुजरा आपका कल्चर का ये फेस्टिवल? फेस्टिवल बहुत अच्छा गुजरा, बहुत प्यारा गुजरा है आज का फेस्टिवल, बहुत मजा आया फेस्टिवल में। अच्छा, कितने दिन पहले से इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं और क्या एक्साइटमेंट होती है? कितने दिन से ये हम बस ये जो मारिच नहीं आता है, मारिच मारिच जाता है तो फिर उस दिन से फिर हम ये कपड़े भी सीते हैं, ये टोपड़े भी बनाते हैं और ये बेल्ट भी बनाते हैं। इनके बारे में फिर बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। इतना भारी सूट होता है, पूरे साल आप इसको कैरी कैसे करते हैं? कितना मुश्किल होता है आपके लिए? ये हमारे लिए मुश्किल नहीं होता है, ये हम इस पर आदत हो जाते हैं ना, तो फिर इसको दिसंबर में भी, स्प्रिंग भी और गर्मियाँ भी हो, सर्दियाँ भी हो, तब भी हो, जब भी हो, हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर किसी कैलाशी फैमिली के घर में कोई बच्ची पैदा हुई है, लड़की पैदा हुई है, तो क्या पैदाइश के फ़ौरन बाद उसे यही कल्चर का सूट पहनाया जाता है या कुछ टाइम गुजरने के बाद ऐसे कपड़े पहनाते हैं? नहीं, इस टाइम पे तो इसका अगर साल तक ना इसको ना इधर बाजार वाले वो जो कपड़े नहीं होते छोटे छोटे उसको इसको पहनाते हैं ना, उसके 1 साल पूरा हो गया तो फिर उसके बाद फिर इसको बनाते हैं फिर इसके लिए।
आपसे बातें करके हमें भी बड़ा मज़ा आया और समझने का बड़ा मौका मिला कि कैलाशी फैमिलीज़ के लिए उनका कल्चर क्या वैल्यू रखता है, वो अपने बच्चों की परवरिश कैसे कर रहे हैं, क्या प्लान्स हैं उनके, क्या गोल्स हैं, और वो किस तरीके से अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने कल्चर को, सब चीज़ों को साथ लेके चलते हैं। तो भाई मैं ये तो यहाँ से इन खुशगवार यादों के साथ बाय बाय लेना चाहूँगा और आपसे भी कहूँगा कि भाई हर कल्चर की वैल्यू को समझें, हर शख्स की वैल्यू को समझें तो आप कामयाब रहेंगे। क्या बात है, काशिफ सज्जाद ने तो बड़ी सैर करा रहे हैं और घूम के भी आए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने रंगारंग जो है तकरीब देखी है, वहाँ पे देखा किस तरीके से वो कल्चर जो है वो इतना अपनी खूबसूरती को जो है वो बरकरार रखा हुआ है, क्योंकि वो अपने रूट्स को नहीं भूले और रूट्स को हमें नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज आज 1 जून पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशंस ने 2012 में बुनियाद रखी वालदैन के लिए एक आलमी दिन के हवाले से। तो तमाम पेरेंट्स को आज का दिन जो है वो बहुत मुबारक हो। छोटे से वक्फे में हमारे साथ रहेगा, वक्फे के बाद शाज़िब और माया कर रहे हैं आपका इंतजार। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाज़िब अहमद के साथ। खबरें कुछ और भी हैं। सुबहनामा में हमने बहुत सारी खबरें आपके साथ शेयर की थी, लेकिन जैसे जैसे अपडेट्स आती हैं वो आपको बताना बहुत ज़रूरी होती हैं। तो एक और खबर ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो दौरा तुर्की पर पहुंच चुके हैं और अंकारा में पाक तुर्क बिजनेस फोरम से उन्होंने खिताब भी किया है। खिताब में बहुत सारी बातें भी की हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने सबसे पहले तो ये कहा कि बाज़ तुर्क सरमायाकारों के साथ अदम ताउन पर माज़रत ख्वाह हैं और तुर्की ने लाहौर मेट्रो बस मंसूबे का जो पूरा डिज़ाइन था वो बगैर मुआवजे के तैयार किया था, वो बनाया था। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान और तुर्की को जो है वो बाहमी सरमायाकारी के फरोग के लिए तमाम रुकावटों को दूर करना होगा। साथ में उन्होंने कहा तुर्की के दुश्मन को पाकिस्तान भी अपना दुश्मन समझता है, मेरे इन्वेस्टर्स मेरे मास्टर्स हैं। तो ये जो है शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ने कहा। तहरीक इंसाफ की मुमकिना लॉन्ग मार्च के हवाले से अगर बात करें तो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का जो है वो इम्कान है और PTI की कानून जो उनकी लीगल टीम है उन्होंने मुसवदा भी जो है आईनी दरखास्त का मुसवदा भी तैयार कर लिया है और ये दरखास्त अब की जाएगी, दायर की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में कि मुमकिन लॉन्ग मार्च अगर होती है तो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए जितने भी PTI के कारकुनान हैं। साथ में आपको ये बताएं कि मरीम नवाज साहिबा ने भी खिताब किया मरी में और खिताब में उन्होंने भी बड़ी तनकीद के निश्तर बरसाए। मरीम नवाज साहिबा ने इमरान खान को दहशतगर्द भी करार दे दिया। ये भी कहा कि इमरान के दहशतगर्द वाले अज़ाइम हैं, इदारों ने खुली छुट्टी क्यों दी, ये सवाल उठाया। साथ में उन्होंने कहा कि इमरान ने फिसाद करना है तो पाकिस्तान भी नया रद्दुल फिसाद शुरू कर देगा और इस किस्म का उन्होंने इशारा दिया। साथ में उन्होंने कहा कि इमरान ने मुल्की मईशत IMF के हवाले करके सबसे बड़ी साजिश की है। बिल्कुल, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये जिहाद नहीं है, ये किस तरह का जिहाद है, ये फसाद है, तो इस फसाद को ना करो। इस तरह के बहुत ज्यादा अंदाज में इस तरह शाज़िब ने भी फरमाया। उन्होंने ये कहा कि इमरान ने मुल्क की मईशत IMF के हवाला करके सबसे बड़ी हमारे मुल्क के खिलाफ साजिश की। इजराइल जाने वाले वफ्त में तहरीक इंसाफ के लोग शामिल थे। ये मरीम नवाज ने कल जो है वो अपनी तकरीर में इस बात को कहा, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज बड़े पैकेज का ऐलान कर दी, बड़े रिलीफ का ऐलान कर दी। अल्लाह का शुक्र है। आई थिंक बिकॉज एकदम से जब ना कीमतें सुनी थी तो बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी। तो कितना फर्क आया शाज़िब? नहीं, फर्क तो आया है और फर्क इतना है गरीबों के लिए जो ऐलान किया है उसमें अगर सबसे पहले आटे की बात करें तो आटे के जो 20 किलो का थैला है माया, वो भी थैले की कीमत जो है वो 950 से कम करके 800 रुपए कर दी गई है। अच्छा, यानी कि इतना फर्क आया। और चीनी का भी आप जिक्र कर रही थी, अभी 85 से कम कर दी है। वो 70 हो गई है, 70 हो गई है। बिल्कुल ऐसा है। इस हवाले से उन्होंने किया है चावल और दालों पर जो 15 से 20 रुपए फी किलो रियायत दी जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो है इसका ऐलान किया है। अमेरिका के तालीमी इदारे में फायरिंग का एक और वाकया, इंतहाई अफसोस की बात कि पता नहीं कौन सा कल्चर आता जा रहा है। हम रोज के ऊपर ये खबरें वाकया तो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, खासतौर पर तालीमी इदारों में। हमने अभी कुछ अर्से पहले देखा तालीमी इदारों में बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिकन जो रियासत है, स्टेट्स है, लुजियाना यूनिवर्सिटी में फायरिंग, खातून हलाक, 2 अफराद जख्मी हो गए। यूनिवर्सिटी के जो कन्वेंशन के दौरान गोलियां चली। पुलिस के मुताबिक तीनों मुतासरा अफराद जो है वो ग्रेजुएशन की तकरीब में, कॉन्वोकेशन उनकी चल रही थी। आजकल तो अमेरिका में हर जगह बच्चों की ना वो क्योंकि ग्रेजुएशन
सेरेमनीज हो रही हो तो रश बहुत होता है और उसी को वो टारगेट कर रहे हैं। पता नहीं क्या माँ बाप क्या कर रहे हैं, माहौल क्या होता जा रहा है वहां का भी और यहाँ का भी। खैर, दुनिया भर में आज जो है वालिदैन का दिन, जिस तरह हमने जिक्र किया था, मनाया जा रहा है और हमने विश भी किया था सबको। तो शाजिब, लेट्स शेयर द डिटेल्स एज वेल। इस दिन को मनाने का मकसद बच्चों की परवरिश के हवाले से तरबियत भी है, परवरिश भी है, साथ में किरदार साजी भी है, जो कि वालिदैन यानी माँ और बाप की बाहमी मेहनत, लगन और खुलूस पर जो खराज तहसीन है वो पेश करना है। इसी वजह से ये दिन आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन बच्चे भी हम देखते हैं कि बड़े मुश्किल आजकल ट्रेन करना। वाकई में जिस तरह माँ बाप की तरबियतें होती है, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले हम अपनी तरबियतों पे बात कर रहे थे। इंशाल्लाह डेफिनेटली सुसर पाकिस्तान में हम अपनी टीम से डिस्कस करेंगे कि हम अपना, जिस तरह हमारा अपब्रिंगिंग हुआ, हमें माँ बाप हमारे कैसे, कब, कहाँ सख्ती करते थे, कैसे बैठने को बोलते थे, किस तरह बात करने को बोलते थे, जिस तरह ग्लास देने को पानी को बोलते थे, खड़े रहो जब तक बड़ा कोई जो भी इसको आप पानी दे रहे हो वो पानी ना पी ले। ये तमाम चीजें इन माँ बाप का, उन तमाम वालिदैन का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमें जो है वो बहुत अच्छी तरबियत दी और उनके लिए आज खिराज तहसीन और बहुत सारी दुआएं। अब हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे कुछ पॉलिटिकल बातें, पॉलिटिकल खबरें भी बहुत सारी हैं जो कि आपके साथ शेयर करनी है। वज़ीर आज़म दौरा भी कर रहे हैं, साथ में मुल्क में बहुत कुछ चल रहा है। जो वफाकी वज़ीर दाखिला है राना सनाउल्लाह, उन्होंने इमरान खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात पर क्रिमिनल मुकदमा दर्ज करने का ऐलान भी किया है। साथ ही FIR के लिए वफाकी काबीना से इजाजत मांग ली है। कहा PTI के लॉन्ग मार्च में मुजाहिरीन ने पुलिस पर फायरिंग की, एहलकारों को यरगमाल बनाया, चंद हजार अफराद ने इस्लामाबाद पर धावा बोला। यही सारे मामलात हैं जिस वजह से वो FIR के लिए क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है, क्रिमिनल मुकदमा दर्ज करने का उन्होंने ऐलान किया। खास और उन्होंने कहा कि अगर इस बार लॉन्ग मार्च की तो उसका जो है वो रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। और बहुत ही ज्यादा राना साहब ने जो है सख्ती के साथ अल्फाज का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा किसी तरीके से भी उन लोगों को देखते हैं कि कंटेनर अब कैसे हटाते हैं। ये बहुत सारी चीजें, और मेरा ख्याल है कि इस वक्त हम किसी PTI रहनुमा से भी हम बात करें तो उनका क्या ख्याल है, क्या उनके अज़ाइम है, किस तरह वो आगे स्ट्रैटेजी को लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसी सियासी मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है PTI रहनुमा आलमगीर खान साहब ने। फिर साहब को खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। सर थैंक यू वेरी मच। सर, वफाकी वज़ीर दाखिला ने तो मुकदमात दर्ज कराने का ऐलान कर दिया है, तो अब PTI का आइंदा का लाएअमल क्या होगा? आप लोग कैसे इस पे अपना रिएक्शन देंगे? देखिए, एक तो ये जो फरमा रहे कि गोलियां चलाई, मीडिया ने क्या पूरे पाकिस्तान में एक वाकया रिपोर्ट किया कि दौरान एहतजाज PTI ने कहीं फायरिंग की हो या किसी पुलिस वाले पर जो है कोई हथियार इस्तेमाल किया हो? बल्कि पुलिस वाले इस कदर शेलिंग कर रहे थे, लाठियां चला रहे थे, लोगों की गिरफ्तारियों में, लोगों के घरों में कूद रहे थे, चार दीवारी का तकद्दुस और पर्दा सब कुछ पामाल करके बगैर वारंट के घरों में कूद रहे थे। तो बदतरीन हमने आमिरियत देखी है इस टाइम में। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, मीडिया पर्सन्स को गिरफ्तार कर रहे हैं, FIR बना रहे हैं, पॉलिटिकल पर्सन्स को गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ये राना सनाउल्लाह की ये स्टेटमेंट, ये हमारे लिए कोई शॉकिंग, कोई नई बात नहीं है। इसने अपना अमल से, किरदार से दिखाया। तो इंशाल्लाह पहले भी मुकाबला किया, कौम निकली, पहले भी माएँ बहनें बच्चे बुजुर्ग निकले। इमरान खान की कॉल पे फिर निकलेंगे वो, और ये गीदड़ भपकी है, इससे हम ना पहले कभी पीछे हटे ना आइंदा हटेंगे। अच्छा आलमगीर साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक भी कोई सबूत है या एक भी कोई सामने आया, हुकूमत कह रही है, अरकान कह रहे हैं हुकूमती के भी हमारे पास वीडियोस हैं, हमारे पास सबूत हैं कि इस तरह का जो है वो कोई ना कोई एक्टिविटी हुई। और फिर खान साहब ने भी ये कहा कि अगर मैं नहीं अभी लॉन्ग मार्च से इसको अभी खत्म करता या सबको नहीं अभी फिलहाल होल्ड पे डालता तो दोनों इस तरफ से भी फायरिंग हो सकती थी। इस हवाले से आलमगीर साहब क्या कहेंगे? देखिए, फायरिंग का खान साहब ने जिक्र नहीं किया। जिक्र ये था कि अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ राना सनाउल्लाह के लोगों ने और इनकी पूरी कोशिश थी कि ये फौज को बुलाएं वहाँ पे डी चौक पे, और इनको क्या परवाह, ये तो फौज और अवाम को लड़वाना चाहते हैं। इनकी तो कोशिश है कि किसी तरीके से हम कोई ऐसा इंतशार पैदा करें कि आपस में फासले पैदा हो जाए। लेकिन इमरान खान ने उस वक्त भी इंतहाई महारत से, इंतहाई उसने एक दर्द रखा, उसने इस चीज़ का ख्याल रखा कि इंतशार ना फैले, और अगर फौज आती है अवाम और फौज में फासले ना पैदा हों।
क्योंकि वहाँ इमरान खान अगर जाते तो ऑब्वियसली वहाँ ये जो भी पुलिस होती, फौज होती, कोई भी, वो रेजिस्ट करते। तो आलमगीर साहब कह रहे हैं कि हुकूमत अरकान के पास कोई ऐसी सबूत नहीं है। मतलब मुझे बताए ना, मीडिया सारा दिन हमारे साथ था। मीडिया ने एक कराची से लेके खैबर तक एक एक चीज कवर कर रहा था। मीडिया के पास फुटेज नहीं है और इनके पास है, ये कैसे मुमकिन है? ये और मीडिया के पास अच्छा ये जरूर बताइएगा आलमगीर साहब, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद। जी जी आलमगीर साहब, फिर अभी जो हमने खान साहब का बयान देखा है, वो कह रहे हैं कि अब हम पूरी तैयारी के साथ निकलेंगे। पहले हमारी तैयारी नहीं थी, जरूरत पड़ी तो फोर्स का इस्तेमाल भी करेंगे। महमूद खान साहब का बयान भी हम सुन रहे थे। ये किस किस्म की फोर्स है? क्या ये तैयारी की जा रही है कि अगर वहां से फायरिंग होती है या शेलिंग होती है तो बाकायदा तौर पर मुकाबला किया जाएगा? तो फिर तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। देखिए, सवाल ही नहीं पैदा होता कि इमरान खान किसी किस्म के तशद्दुद की बात करें, किसी किस्म के वो अपने नौजवानों को हथियार देने की बात करें। सवाल ही नहीं पैदा होता। हम पहले दिन से पुरअमन थे। अपना पुरअमन हमने पहले भी मार्च किए। 2014 में जब ये हमारा धरना शुरू हुआ 126 दिन, तब भी पुरअमन रहे, आज भी पुरअमन थे। लेकिन ये हमें रोकने के लिए जो फोर्स राना सनाउल्लाह इस्तेमाल करता, तो ऑब्वियसली उस फोर्स से बचने के लिए हम अपने तरीकेकार तो इस्तेमाल करेंगे। हम अगर वो मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे आलमगीर साहब कि जी खान साहब ने यही कहा था कि ठीक है अगर उन्होंने फायरिंग का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि अगर मैं नहीं अभी हटता तो बहुत ज्यादा हालात खराब हो सकते थे, एक्सट्रीम हो सकता था। What do you think he meant by कि एक्सट्रीम हो सकता था? और आज बलूचिस्तान टाइम्स जो हमारा अखबार है उसमें लिखा है जनाब कि विल नॉट लेट पीटीआई मार्च एंटर इस्लामाबाद अगेन बाय राना सनाउल्लाह। अब अगर रोका जाएगा तो कैसे आप लोग उसको फिर कैसे काउंटर स्ट्राइक करेंगे? असल चीज यही है कि जो रुकावटें क्यों पैदा की जा रही है, क्या ये हमारा आईनी हक नहीं है एहतजाज करना? हमारा जब हुकूमती 5 से 6 लॉन्ग मार्च धरने हुए, लोग आए, मौलाना से लेके हर सियासी जमात आई, रुकावटें क्यों पैदा? अच्छा, जब रुकावटें पैदा करेंगे तो वो कंटेनर हो या कुछ भी हो हम उठा के फेंकेंगे। हम हमारे रास्ते में जो रुकावट आएगी वो हम उठा के फेंकेंगे। इसी फोर्स का जिक्र कर रहे हैं कि उठा के फेंकेंगे, सामने मतलब लाएंगे। यकीनन इसके अलावा अगर कोई शेलिंग होती तो शेलिंग का मुकाबला करेंगे, ना कि ये नहीं। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हम कोई हथियार लेके आ रहे हैं और गोलियां चला देंगे और जो है वो इन पे हमला आवर हो जाएंगे। लेकिन अपने बचाव के लिए एहतजाज करना हर किसी का आईनी जमहूरी हक है, वो हम एक्सरसाइज करना चाहते हैं। और उसमें अगर इंतजामिया या ये पुलिस इस्तेमाल करके हमें रोकेंगे तो उससे बचने के लिए जो तरीकेकार हम इख्तियार कर सकते हैं वो करेंगे। एहतजाज लाजमी करेंगे। इस इम्पोर्टेड हुकूमत को हम तस्लीम नहीं करते और इसके लिए जिस हद तक हमें जाना पड़ा जाएंगे। आलमगीर साहब, धरने के दौरान और लॉन्ग मार्च के दौरान हमने देखा कि कुछ लोग जख्मी भी हुए, कुछ लोग जो है अपनी जान भी गंवा बैठे। उनसे आला क़यादत ने पीटीआई की राब्ता किया, उनसे मुलाकात की? जी, यकीनन हमारे केपीके से हमारे मर्दान के एक साथी थे, वो शहीद हुए। पुल पे जब ये कंटेनर वाला मामला, कंटेनर हटा रहे थे, तब शेलिंग हुई, उसमें पुल से बेचारा गिर के शहीद हो गया। तो उसके बाद खान साहब खुद गए और पीटीआई ने बहैसियत जमात उन्होंने अपनी इमदाद भी की, इनकी फैमिली की। और इसके अलावा जो पंजाब में हमारे शहीद हुए उनसे भी खान साहब ने बात की और हमारी वहाँ की मकामी क़यादत वो भी उनके घर गई और पार्टी ने उनकी इमदाद भी की। अच्छा आलमगीर साहब, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के हवाले से खबर आ रही है कि भाई उन लोगों में आपस में इख्तलाफात बढ़ गए हैं या इख्तलाफात ज्यादा हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई खबर सही है? देखिए, एक तो ये कि इख्तलाफात, अब क्या इख्तलाफात, जब आप एक तो एमक्यूएम जो हमारे साथ बैठ के जो कानून कवानीन बनाए थे कौमी असेंबली में, आज उन्हीं कवानीन पर वो उस कानून के खिलाफ वोट दे रही है। यानी कोई समझ ही नहीं है, कोई सेंस नहीं है इस बात की। रही बात के
आप उनके साथ जाके बैठ गए जिसके साथ 30 साल आपका नजरियाती इख्तिलाफ था। आपको 1 महीने पहले यही पीपल्स पार्टी सीएम हाउस के बाहर जो है डंडे मार रही थी, आपके एमपीए को तशद्दुद किया, माएँ बहनें ख़वातीन को तशद्दुद किया, उनके साथ आप जाके बैठ रहे और मिनिस्ट्रियों के एवज, गवर्नरशिप के एवज आप सौदे कर रहे। तो अब कौन से इख्तिलाफात, किस चीज़ के इख्तिलाफात, और टाइम ही कितना रह गया है। इलेक्शंस तो अगले इंशाल्लाह कुछ दिनों में, कुछ माह में होने। तो ये सब चीजें अब मेरा ख्याल है अवाम के आगे आलमगीर साहब, मरियम नवाज साहिबा ने भी खिताब किया है। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब ने फिसाद करना है तो पाकिस्तान ने फिर रद्दुल फिसाद शुरू करना पड़ेगा। इससे क्या मुराद है उनकी? देखिए, मरियम नवाज पीटीआई का असासा है। वो जब भी बात करती है वो पीटीआई के हक में ही जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं वो पीटीआई के हक में होती है, कहीं ना कहीं उसमें कोई ऐसा एलिमेंट ज़रूर होता है जिससे वो खुद भी मजाक बनती है और अगले दिन उनकी मीम्स आना शुरू हो जाती है सोशल मीडिया पर। चले ठीक है, यानी कि आलमगीर साहब आपने जो है वो पीटीआई की तरफ से हमारे अवाम के साथ शेयर किया कि जनाब ऐसी कोई भी बात नहीं है कि किसी के पास कोई हथियार था या कोई फायरिंग हुई, हमारी तरफ से जवाबी फायरिंग नहीं की गई। अभी आप लोगों का ये प्लान है कि हाँ हम काउंटर स्ट्राइक करेंगे बट कंटेनर्स लगाएंगे तो हटाएंगे। लॉन्ग मार्च आपके बकौल जारी है और होगी। देखते हैं आगे आने वाले हालात क्या लेकर आते पाकिस्तान के। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, यू हैव अ ब्लेस्ड वन। और अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, एक छोटे से वक्फे की तरफ हम जा रहे हैं। बिल्कुल, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। माया खान और शाजिब अहमद के साथ। अब तो रोटी खाना भी महंगा हो गया माया। हाँ, मैं डाइट कर रही हूँ। तो अच्छा, आप डाइट कर, इसी वजह से इनकी रोटी महंगी हो गई? बस मैंने कहा बहुत महंगा हो गया आटा, डाइट करो। मतलब क्या करना है खा के, वैसे भी मोटे हो जाते हैं आप, तो अपनी हेल्थ पे जोर दें। क्या मतलब केपीके और सिंध में आटे की कीमतें बेलगाम हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, हर रोज नया रेट जारी किया जा रहा है। एब्सोल्युटली, अगर हम बात करें तो जनाब 20 किलो मिक्स आटे का थैला 1500 रुपए से बढ़ गया। हैदराबाद में जनाब अगर हम बात करें तो फी किलो आटे की कीमत 86 रुपीस तक पहुंच गई है। जनाब आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं कि यहाँ तेल नहीं, वहाँ दूध नहीं, वहाँ बिजली नहीं, वहाँ पे रोजगार नहीं, और यहाँ पर आटा भी आपकी पहुंच से बहुत। लेकिन सवाल ये कि जो मुसलसल महंगा होता जा रहा है आटा, क्या कोई किसी किस्म का इम्कान है कि आटा सस्ता हो सकता है? आटा आपको इतने का मिल जाए कि आपके जो रूटीन में ज़्यादा जितने खर्चे होते हैं उसमें आप अफोर्ड कर सकें, क्योंकि आटा ऐसी बुनियादी चीज़ है घर में कि रोटी पकना, नाश्ता हो, खाना हो, आटे का इस्तेमाल तो लाजमी होता है, रोटी तो पकनी होती है। लेकिन इसी मामले पर हमें बात करनी है कि आगे क्या होने वाला है। क्या आटा सस्ता होने वाला है या नए रेट आ रहे हैं वो मजीद महंगे होते जा रहे हैं? क्या मजीद महंगाई आ रही है आटे की सूरत में? तो चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन पाकिस्तान चौधरी यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। यूसुफ साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है साहब, हमें तो आटा सस्ता होता नजर नहीं आ रहा, क्या सूरत हाल है? क्या ये अभी मजीद महंगा होगा? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आटा ज़रूर महंगा है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं दुनिया में हर चीज़ महंगी है, लेकिन आटा आर्टिफिशियल मेरे कागज़ों में महंगा है गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से। अच्छा, आज कल मैंने वज़ीर आज़म साहब को सुना कि केपीके में अगर आटा सस्ता ना हुआ तो मैंने अपने कपड़े बेच के सस्ता कर दूंगा। उसके बेटे ने केपीके जाना आटा पंजाब से रोका हुआ है। कैसे वहाँ सस्ता हुआ? वज़ीर आला पंजाब ने। जी हाँ, और पूरे पाकिस्तान में ऐसी एक गंदम को ऐसे समझा जाता है जैसे ये हीरवन है। हर जगह पे चेक पोस्टें लगाई हुई हैं, केपीके, अंदरूने पंजाब, सिंध, पूरे पाकिस्तान में। क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? क्या केपीके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? अगर इसको फ्री मूवमेंट कर दिया जाए तो कल से ही आटा कम से कम 5 रुपए किलो सस्ता हो सकता है। ये कोई ऐसी बात नहीं है। जिम्मेदारी डाल रहे थे केपी के गवर्नमेंट पर। देखें जी, पंजाब गवर्नमेंट पे
जिम्मेदारी है कि वो 76% गंदम वहां पैदा होती है, बाकी पूरे पाकिस्तान में 24% पैदा होती है। वहां सूबा पंजाब बाकी सूबों को फीड करता है। अगर सूबा पंजाब रुकावटें खड़ी कर दे, पाबंदियां लगा दे, तो दूसरे सूबे में आटा ऑटोमेटिकली महंगा होना। हालांकि KPK वाले भी आटा खा के सोते हैं, लेकिन अगर बॉर्डर क्रॉस करेगी एक गाड़ी, 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया, 1.5 लाख रुपया गाड़ी दे के क्रॉस करेगी। ये कौन सी हुकूमतें हैं? ये क्या पाकिस्तान का सोच रही हैं, पाकिस्तान की अवाम का सोच रही हैं? वो ऑटोमेटिकली जो अखराजात हैं वो एक गरीब आदमी पे जाके पड़ेगा जिसने रोटी पका के खानी है, वो पाकिस्तान का गरीब आदमी है। उसके लिए सोचना चाहिए इन हुकूमतों को। तो रोज के रेट जो हैं वो मुकर्रर किए जा रहे हैं। देखें जी, रोजाना के रेट नहीं होते हैं। देखें, आज गंदम अगर 100 रुपया ऊपर हो गई है जी जी। तो ऑटोमेटिकली आटा भी ऊपर हो जाएगा। अगर गंदम कम होगी तो आटा भी कम हो जाएगा। लेकिन मैं फिर ये कहता हूं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान में गंदम की फिलहाल कोई कमी नहीं है। अच्छा, कोई कमी नहीं है? बिल्कुल, मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तान में, यहां बैठा कोई कमी नहीं है। आज सूबा पंजाब में फ्लोर मिलों पे पता नहीं कितनी एजेंसियां लगा दी हैं। जितनी एजेंसियां पाकिस्तान में किसी इदारे पे लगाएंगे उतनी रिश्वत बढ़ेगी, आटे के रेट भी बढ़ेंगे। जैसे कि फ्लोर मिलों पे पटवारी, तहसीलदार, हर चीज देखें, फ्री मूवमेंट होने दें, फ्री ट्रेड होने दें। फ्री ट्रेड होगा तो आटे के रेट सस्ते होंगे। अगर ये पाबंदियां लगाएंगे, गवर्नमेंट के अदारे वहां जाएंगे, तो गवर्नमेंट के अदारे क्या करते हैं आपको भी पता, मुझे भी पता, रिश्वत के अलावा कोई काम उनका नहीं है। सर, आप इतने दिनों से हमारे प्रोग्राम में आ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा? जिस तरीके से आपने कहा कि लोगों के में आसानी कर दो, कोई डिफरेंस नहीं आया। मैंने आते ही आपसे सवाल किया कि मीडिया इतना कुछ कहता रहा तो कोई फर्क आया? हुकूमतें अपनी कुर्सी के लिए लड़ रही हैं। आपने एज अ चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन किससे राब्ता किया, किससे बात की इस पूरे मामले पर, किससे ये इशू उठाया? जितने अरसे में आप आ रहे हैं जी। देखिए जी, मैंने वजीर आजम साहब को 2 लेटर लिखे इसीलिए कि साबिक वजीर आजम ना जी, ये वजीर आजम जो मौजूदा मैं तो समझता हूं कि हुकूमत ही कोई नहीं है। देखें, आटा अपनी बहुत जरूरी आइटम है जिसके लिए गरीब आदमी दर बदर ठोकर खा रहा है। वजीर आजम को हम लेटर लिख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बात सुन ले। इस गरीब आदमी को, हर आदमी को आटा सस्ता मिलना चाहिए, लेकिन सुनने वाला है कोई नहीं। वो कह रहा मैं अपने कपड़े बेच के, उतार के, बेच के। ये तो शदीद वाले सवाल की मैं कहूंगी, अगर आपने उनको खत लिखे हैं तो किसी उनके नुमाइंदे ने भी कोई आपसे राब्ता नहीं, कोई जवाब नहीं? बिल्कुल जी, उनके पास टाइम नहीं है। उनके पास टाइम इसलिए नहीं है कि वो हुकूमत एक दूसरे को गिराने के चक्कर में सारा दिन मीडिया, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, इस चीज पे तवज्जो नहीं है जिस चीज पे तवज्जो देनी चाहिए गवर्नमेंट को, आटे पे, बाकी चीजों पे, लेकिन उस पे की तरफ आ ही नहीं रहा है। हमने 2 लेटर मैंने जाती तौर पे लिखे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर में किया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। एजेंसियां लगा दी हैं कि गंदम कहीं ना जाए, आटा कहीं ना जाए, मिल से आटा आउट ना हो। वो खुदा के बंदो, ये पाकिस्तान है, फ्री मूवमेंट होने दे, आटा खुद ब खुद रेट नीचे आ जाएंगे। लेकिन क्या वजह है इसकी? पाबंदियां क्यों लगा रहे हैं? कौन लगा रहे हैं? जब कमी नहीं है फिर क्यों? ये तो गवर्नमेंट से सवाल करना चाहिए। हम यही बताना था वजीर आजम को, आखिर गंदम पाकिस्तान में मौजूद है, अगर खुदा ना खास्ता डेफिशिएंट हैं 10-20 लाख टन, 10 लाख टन, 20 लाख टन हम इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन आज जो गंदम है उसको तो जाने दे लोगों के पास, उसको तो फ्री मूवमेंट होने दे। आज तकरीबन 70 लाख टन गवर्नमेंट के पास गंदम स्टॉक पड़ी। कितनी? 70 लाख टन। लेकिन उसका क्या फायदा जब एक गरीब आदमी ने आटा महंगा खाना? तो क्या मकसद है रखने का? उसको इश्यू करें, लिबरल इश्यू करें। अगर आपके पास कोई शॉर्टफॉल है तो इंपोर्ट कर लें। यानी कि आपका कहने का मकसद ये जो हमें बात समझ आ रही है कि आटे की कोई किल्लत नहीं है, कोई कमी नहीं है, ऑलरेडी स्टॉक मौजूद है, लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है आपके मुताबिक वो ये आ रही है कि जब उसकी मूवमेंट होती है एक सूबे से दूसरे सूबे तो रिश्वत ली जाती है, मुख्तलिफ जब चेकिंग की जाती है, दाखिले पर रोका जाता है, रिश्वत वसूल की जाती है, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ जाती हैं। और इसकी कोई वजह नहीं आटा महंगा होने की, कोई वजह नहीं है। आज ये मूवमेंट खत्म कर दें कि किसी को रोकना नहीं है। आटा आज आपने 86 हैदराबाद में बताया, 75 इस्लामाबाद में होगा, 80-85 KPK में होगा, 74 यहाँ कराची में है, ये 65 पे आ जाएगा खुद। अच्छा, मैं यही पूछने वाला था कि अगर मूवमेंट पे ये इस किस्म के जो आप कह रहे हैं आपके मुताबिक के पैसे वसूल किए जाते हैं, लिए जाते हैं, ये नहीं लिए जाते तो उसके बाद प्राइस कितनी कम होगी आटे की? कम से कम 8 रुपया कम हो सकती है अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी 1 किलो पे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी सही कर ले, 8 रुपए कम हो सकती है कीमत आटे की।
और 8 रुपए किलो बहुत बड़ी बात है गरीब आदमी के लिए। बहुत, मैं यही सोचती हूँ 1 रुपया भी बहुत बड़ी कीमत होती है, 8 रुपए तो बहुत बड़ी कीमत है अगर कम हो जाता है तो। अगर गवर्नमेंट इस पे एक्शन ले, गवर्नमेंट बजाय एक्शन लेने के रुकावटें डालती है। मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूं कि रुकावटें डालती हैं। क्या ये हम पाकिस्तानी नहीं है? हमें मजबूर किया जा रहा है इस आवाम को महंगा आटा खिलाने के लिए। ये मैं खुदा रहा हुकूमत के लिए। मुझे हैरानी इस बात पे शाहजेब कि इतनी बार जब शौरी साहब आ चुके हैं हम सवेरे पाकिस्तान में, इतनी बार इसी बात को उन्होंने दोहराया है, फिर भी कोई एक्शन नहीं होता। कोई भी उनका नुमाइंदा, हुकूमती नुमाइंदा, रिप्रेजेंटेटिव कोई तो बात करे। और हमारे ही वजीर आजम साहब जो हैं वो खड़े होकर ये कह रहे होते हैं कि किस तरीके से आटा सस्ता मैं कर सकता हूं, अपने कपड़ों के हवाले से एक बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर सर मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि अगर पंजाब की हम बात करें तो पंजाब में वहां से तो खैर मूवमेंट की जरूरत नहीं है, तो वहां पर आटा का इस वक्त रेट क्या है और वहां पर आटा क्या सस्ता मिल रहा है? यही मुझे अफसोस है कि जो रेट यहाँ कराची में है वही लाहौर में है, वही इस्लामाबाद में है। अच्छा। लेकिन कुछ क्वांटिटी ऐसी जो कि मैं सस्ता आटा 40 रुपए किलो यूटिलिटी स्टोर, मैं फिर मिसाल देता हूं आपको, यूटिलिटी स्टोर कितने % लोग आटा ले लेंगे? 40 रुपए किलो। तो वो भी तो फ्रॉड है। का प्रॉब्लम नहीं है पंजाब में, तो पंजाब में ही जानी है ना। आप कह रहे हैं कि सिर्फ मूवमेंट की वजह से प्राइसेस बढ़ जाते हैं। पूरे पाकिस्तान में प्रॉब्लम है। पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट आटा नहीं जाने देते, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट गंदम नहीं जाने देते हैं, तो पंजाब में प्रॉब्लम होगा। पंजाब में आज इशू दिया है, एक और बात आपको बता दूं, गवर्नमेंट ने इशू दिया है सस्ते रेट पे गंदम, बाकी तीनों सूबों में नहीं दिया जा रहा है। क्या बाकी 3 सूबे इस पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? लेकिन वहां इशू करने के बावजूद आटे के रेट सस्ते नहीं हो सकते जब तक इनकी पॉलिसी सही ना हो। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आप आए और शाहजेब ने जिस तरीके से हालात करके हमारे लिए बड़ी क्लैरिटी की कि वाकई में पाकिस्तान में गंदम की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आम आदमी के लिए आटा खरीदना नामुमकिन होता जा रहा है। इस वक्त के बाद सब सवेरे पाकिस्तान में बहुत कुछ है, रहिएगा हमारे साथ। कहने का बहुत शुक्रिया शाहजेब और माया आपके साथ बराह रास्त 92 पे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। अगर एक बात आपसे पूछूं शाहजेब, याद होगा बचपन में जब हम स्कूल जाते थे, हाँ हम दोनों स्कूल जाते हैं, पढ़े लिखे बच्चे हम दोनों, जब हम स्कूल जाते थे तो एकदम बहुत एक होता था ओजोन लेयर जो है वो वीक हो रही है, पोल्यूशन कम होनी चाहिए। याद है स्कूल में हमारी पूरी वीक्स बनाए जाते थे, पूरी जो है कैंपेन्स चलती थी, हमारे टीचर्स हमारे लिए बताते थे कि किस तरीके से हम पोल्यूशन से बच सकते हैं, कैसे हमें जलाना नहीं चाहिए। दुनिया बना भी था, याद है दुनिया में हम बनाते नहीं मैं बना था मुझे चारों तरफ पॉल्यूशन थी। अच्छा आप स्कूल की में दुनिया में बने थे? अल्लाह कितनी छोटी सी दुनिया, लेकिन उसके आसपास जो है वो पोल्यूशन भी होगा डेफिनेटली। लेकिन पोल्यूशन का जिक्र कहने का मकसद ये था कि हम बचपन से सुन रहे हैं। अब आज उस जगह पर हम आ चुके हैं जहां पर हमें बहुत कैंपेन्स, बहुत बड़ी बड़ी एनजीओज ने इतना काम करके रिपेयरिंग की स्टेज पे ओजोन लेयर आ चुकी है। बट देन अगेन ये जो माहौलियाती जो आलूदगी है ना, इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। और अब ये कहा जा रहा है कि फजा जो है वो जहरीली हो रही है। पहले तो हम आलूदगी की बात करते थे नॉर्मली, अब ये जहरीली हो रही है, कीमियाई आलूदगी में भी इजाफा हो रहा है और ये जानलेवा साबित हो रहा है। जो रिपोर्ट आई है, बैनुल अक़वामी इदारा है लांसेट कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि सिर्फ 2019 के दौरान दुनिया भर में मजमुई तौर पर आलूदगी की वजह से 90 लाख लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। और ये खास तौर पर कहा जा रहा है कि ये जो जहरीली फजा है ये कैंसर से ज्यादा खतरनाक है, ये दहशतगर्दी से ज्यादा खतरनाक है, ये HIV एड्स से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये जानलेवा साबित हो रही है और हम सब लोग इसको इनहेल कर रहे हैं। एग्जैक्टली आपको तो पता ही नहीं है, बिकॉज अब ये इस वक्त प्रोन हो चुका है और हर जगह आपको जो है वो आप सांस लेंगे तो वो आलूदगी जो है वो आपके जिस्म के अंदर जाएगी। कितनी अलार्मिंग है, क्या हमें पता होना जरूरी है, क्या हमें आज समझकर इस महफिल से उठना जरूरी है कि हम अपने माहौल को कैसे आलूदगी से अपने आप को या इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल बेसिस पे या क्या कर सकते हैं। तो जब हमारे साथ ऐसी बात करने के लिए मौजूद है माहिर माहौल डॉक्टर वकार, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम में आने के लिए वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। अब ये आलूदगी के ऊपर जो है हम आपसे बात करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो बताइएगा फजाई आलूदगी में जो इजाफा हो रहा है ये कितना खतरनाक साबित होगा, बल्कि ऑलरेडी हो रहा है, हम ये रोजाना की बुनियाद पर देख रहे हैं कि पॉल्यूशन बढ़ती जा रही है। अब ये फजा वाकई जहरीली हो चुकी है सांस लेने के लिए? जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदद किया। जी ये बिल्कुल आपने सही कहा कि फजाई आलूदगी जो है वो रोज बरोज बढ़ती जा रही है
और ये जो अम्बात की शरह जो बताई गई है, आपने बताई है, ये भी यकीनन बहुत रियलिस्टिक फिगर्स हैं, क्योंकि दुनिया भर में जो है वो इंडस्ट्रीज से जो एमिशन हो रहे हैं, जो तरह तरह की गैसेस जो निकल रही है, गाड़ियों से जो तरह तरह की गैसेस निकल रही हैं, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, या पार्टिकुलेट मैटर है, जो सॉलिड पार्टिकल्स जो हवा में आते हैं, ये तमाम चीजें जो है लोगों की सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। और खुसूसन जो है वो सांस की बीमारियां और दिल की बीमारियां ये इससे ताल्लुक रखती हैं। तो ये हर साल जो है वो तकरीबन 80-90 लाख के करीब अफराद जो है वो प्री मेच्योर डेथ जो है वो इससे एसोसिएटेड है एयर पोल्यूशन की वजह से। सही। डॉक्टर साहब, अगर हम इंडिविजुअल बेसिस, अभी शाजीपुर में ये बात करते हैं कि हम इंडिविजुअल बेसिस पे किस तरीके से बच सकते हैं, या क्या हमारी जो है एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए, जरा उस पर भी जरा गाइडलाइन शेयर कीजिएगा। देखिए, इंडिविजुअल बेसिस पे हम इंडोर एयर को तो कंट्रोल कर सकते हैं, डायरेक्ट घर के अंदर की जो इंडोर एयर पोल्यूशन भी मैं आपको बताता चलूँ कि वो भी जो है वो एक खासा बड़ा मसला है वर्ल्ड वाइड इंडोर एयर पोल्यूशन से, स्पेशली वहाँ पर जहाँ घरों के अंदर जो है वो किचन में सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल होता है गाँव देहातों में, या फिर हीटिंग पर्पज के लिए जो है वो लकड़ी या कोयला जलाया जाता है, वो ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन ओवरऑल आप देखिए तो आप ये इंडिविजुअल बेसिस पे तो आप ये कर सकते हैं कि इंडोर आप रहें ज़्यादा टाइम और अपने घर के अंदर का उसको कंट्रोल करें, लेकिन जो आउटडोर जो एयर है वो भी अंदर आती है सारे जरिए से, चाहे खिड़की से आए या इवन आप अगर एसी भी चलाएंगे तो बाहर की हवा वो एसी देखे अंदर फेंकेगा। तो वो इंडिविजुअल बेसिस पे आप बस ये इतना कर सकते हैं कि आप जो है वो मास्क लगाएं जब बाहर निकलें, या ज्यादा टाइम घर के अंदर स्पेंड करें अगर एयर पोल्यूशन की कंडीशन वर्स है, जैसे कि अभी। डॉक्टर साहब, ये तो एहतियात हो गई, लेकिन एहतियात के अलावा भी अगर हम ये देखते हैं कि क्योंकि ये कहा जाता है, अब जाहिर बात है कि एयर को बेहतर बनाने के लिए हम दरख्त लगा सकते हैं, या एटलीस्ट दरख्त लगाने चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को इस पे फोकस करना चाहिए। वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में अब ये बात सोची जा रही है कि कैसे बेहतर बनाया जाए, क्योंकि दरख्त ही हमें एक ओनली पॉसिबिलिटी मिलती है जिससे हमारी हवा जो है वो थोड़ी बेहतर हो सकती है। तो आप समझते हैं कि दरख्त लगाने की भी जरूरत है इस वक्त मुल्क में ज्यादा से ज्यादा? ये जो दरख्त लगाने का अमल है तो एक सेकेंडरी प्रोसेस है, लेकिन अगर आपको पोल्यूशन को रोकता है तो आपको जो इमिशन की सोर्सेज है, मिसाल के तौर पर गाड़ियां हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको रोकना पड़ेगा। आप पहले इसको ऐड तो उसको कंट्रोल करें, उसके बाद जो है ये सेकेंडरी चीज है कि आप ट्री प्लांटेशन से पोल्यूशन कम होता है, एक अच्छी बात है, ये बात सही है। और ओवरऑल मौसम पे अच्छा असर पड़ता है, ज़ाहिर दरख्त जो है वो गर्मी को कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं, और क्लाइमेट चेंज में और अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट में। और इसमें बहुत बड़ा फैक्टर एक गाड़ियों का भी है, क्योंकि गाड़ियों की एक तो तादाद हमारे मुल्क में बेइंतहा बढ़ती जा रही है, बसेस, और फिर जो उनकी फिटनेस है उसका ख्याल नहीं रखा जाता गाड़ियों की, धुआं छोड़ती गाड़ियां, इस किस्म की गाड़ियां जो कि मेरे ख्याल में हमारी फजा को बहुत ज्यादा आलूद कर रही हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, और इसमें गवर्नमेंट की कोई खास ऐसी पॉलिसी भी नजर नहीं आती कि खुसूसन जो बड़े शहर हैं जहाँ पर फजाई आलूदगी का मसला ज्यादा है, वहाँ पर हमें कोई ऐसे पॉलिसी और ऐसे कैप्स नजर नहीं आते कि मिसाल के तौर पर कराची या लाहौर शहर, बड़े शहर हैं, यहाँ पर इतनी गाड़ियाँ रजिस्टर हो सकती हैं मैक्सिमम, ठीक है, उसकी कोई लिमिट नजर नहीं आती हमें। तो इसके अलावा जो लॉज की इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ही पुअर है, खुसूसन जो है जो डीजल की गाड़ियां हैं या जो 2 स्ट्रोक जो व्हीकल्स हैं उस हवाले से। बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। तो इसका मतलब है अगर हम इस तरह का जो माहौल हम देख रहे हैं, या माहौलियाती आलूदगी, बेसिकली पोल्यूशन में जो इंक्रीमेंट हुआ है, इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, आइंदा चंद साल में हम क्या देखते हैं सिचुएशन, वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो, व्हाट शुड वी बी प्रिपेयर्ड फॉर? देखिए, आने वाले वक्तों में दायरे एयर पोल्यूशन के मसले को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये वर्स्ट होता चला जाएगा। इसमें कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो ग्लोबल इश्यूज हैं, जैसे कि ओजोन डिप्लीशन वगैरह है या कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन है, ये ग्लोबल इश्यूज हैं। कुछ जो हैं वो लोकल या रीजनल इश्यूज हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एसिडिक गैसेज हैं, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये एसिड रेन प्रोड्यूस करती है या स्मॉग प्रोड्यूस करती है। तो इस तरह की जो गैसेज लोकल इश्यूज है ना, उसको हमें पहले उसके ऊपर फोकस करना होगा। और ये जो सही, थैंक यू सो मच, कंट्रोल करना होगा। राइट,
कंट्रोल करना होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर वकार, आप हमारे साथ मौजूद थे। आज हमारे साथ शेयर किया आपने कि पोल्यूशन किस तरीके से इंक्रीज हो चुकी है, माहौल और हवा में किस तरीके से हमारी जो फ़ज़ा है वो आलूदगी से भर गई है। बहुत शुक्रिया, आपने जो है हमें गाइडलाइन दी। शाहजेब, लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। बिल्कुल, कुछ दिमागी सेहत पर भी हम आज बात करेंगे प्रोग्राम के आखिर में। दिमागी अमराज से मुतालिक अवाम की आगाही के लिए और शऊर के उजागर करने के लिए खास तौर पर एक दिन भी मनाया गया, आलमी दिन मनाया गया। और साथ में ये भी हम आपको बताएं कि जो रवां साल जिस दिमागी असाबी बीमारी के बारे में तय किया गया था, उस बीमारी के बारे में आज खास तौर पर हम बात करेंगे। यस, और ये अगर मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन सही ले रही हूँ तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस अगर इसका सही नाम है। डॉक्टर साहब ने हाँ में सर हिला दिया है, तो इसका मतलब है मैंने सही प्रोनाउंसिएशन इसकी की है। डॉक्टर साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ और हमारी ये लर्निंग्स रही हैं कि कोविड के टाइम में जिस तरीके से हम अपने घरों में रहे, काम नहीं था, दुनिया बंद थी, उसका दिमाग पर बहुत असर पड़ा, रिलेशनशिप्स पे पड़ा। और अब जो नेगेटिविटी का माहौल है और हवा में इतनी सारी चीजें हो रही हैं, हवा मतलब माहौल चारों तरफ, उसका दिमाग पे क्या असर पड़ता है। हमारे साथ मौजूद हैं न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उबैद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सही नाम लिया मैंने डॉक्टर, और मैंने मेंटल इलनेस का भी सही नाम लिया। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, बिल्कुल आपने सही कहा। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं बताते चलिए मल्टीपल स्क्लेरोसिस होती क्या है। जी, होता क्या है कि ये एक दिमागी बीमारी होती है। अच्छा। जो दिमाग के साथ साथ हमारा जो हराम मगज होता है उसको भी मुतासिर करती है। अच्छा, इसमें होता क्या है, बता, आपने घर में इलेक्ट्रिक वायरिंग देखी है, तारे होती हैं, बिल्कुल, उसके ऊपर की कवरिंग होती है, उसके अंदर जाके वो तार होती हैं। इस तरह जो दिमागी तारे होती है ना, उसके ऊपर शीट होती है जिसको हम माइलिन शीट कहते हैं। अच्छा। उसके अंदर खराबी होना शुरू हो जाती है, सूजन होना शुरू हो जाती है। अब उस सूजन की वजह क्या होती है, इडियोपैथिक मतलब यानी कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जो आपकी बॉडी का दिफाई निजाम होता है वही आपके अगेंस्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि दिमाग के अंदर और हराम मगज की तारें होती हैं, उसके अंदर सूजन होना शुरू हो जाती है माइलिन शीट के अंदर। और किस साइड पर होता है ये? दिमाग का जो एक खास एरिया होता है व्हाइट मैटर, उसको मुतासिर करता है। हराम मगज का जो ऊपर का एरिया होता है, जो हमारी गर्दन के पीछे हराम मगज का एरिया है, उसको ही मुतासिर करता है। अब इसमें जो अलामत आती हैं वो डिफरेंट आती हैं। अब दिमागी अलामत में क्या होता है कि बिनाई मुतासिर हो सकती है, चलने में डिसबैलेंस हो सकता है, और जो हाथ पांव सुन हो सकते हैं, उसके बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिन का मसला हो सकता है, यूरिन पास करने में उसको प्रॉब्लम होगी, यूरिन मुश्किल से आएगा उसको। अच्छा, ये बीमारी जो होती है यंगस्टर की होती है, 20 से 40 साल तक के जो एज के लोग होते हैं उनके अंदर होती है ये मल्टीपल यंगस्टर के। और फीमेल से रेशो ज्यादा कॉमन है इसके अंदर। मेल और फीमेल का देखा जाए तो फीमेल का रेशो ज्यादा कॉमन है। तो ये 20 से 40 साल का जो एरा होता है ना, इस दौरान एक इंसान अपना कैरियर बना रहा होता है, और अगर किसी कोई बीमारी हो जाए तो ये अगर इसका बर वक्त तफ्शीश नहीं कर सके, हम इसका इलाज नहीं कर सके, तो माजूरी की तरफ ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, हमारा ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं है। जो सिम्टम्स आपने बताए, जो अलामात आपने बताई हैं, ये अगर कोई एक्सपीरियंस कर भी रहा हो तो उसका ध्यान नहीं जाएगा इस बीमारी की तरफ। तो आपके ख्याल में इसकी आगाही कितनी जरूरी है? लोगों को पता होना चाहिए कि ये सिम्टम्स, आपकी अलामात जो है वो इसकी हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की हैं। अच्छा, देखें, दुनिया भर में ये जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, इसके तकरीबन 28 लाख लोग इससे मुतासिर हैं दुनिया भर में। 28 लाख एक अच्छी क्वांटिटी होती है, मैं समझता हूँ कि जो लोग इससे मुतासिर हैं। मसला है कि ठंडे एरियाज में ज्यादा होती है। पाकिस्तान में ये बीमारी इतनी ज्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन अब इससे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, अब जब बढ़ते जा रहे हैं तो इसके लिए अवेयरनेस और आगाही के प्रोग्राम भी हो रहे हैं, लोगों को बताया भी जा रहा है। डॉक्टर साहब, सिम्टम्स क्या हैं इसके? कैसे अगर अब हम सेल्फ डायग्नोसिस भी इंसान का होता है, पता चलता है कि आपने कहा ये खराब हो सकता है, बिनाई कमजोर हो सकती है, सब कुछ, खुद को कैसे पता चले कि आपको हो सकता है चेकअप कराएं, और चेकअप क्या होता है इसका? अच्छा, देखें, हर मरीज के, जो मैंने आपको पहले अलामत बताई, उसमें हर मरीज के अलग सिम्टम होते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही मरीज में सारे सिम्टम आए। किसी में बिनाई की प्रॉब्लम होती है, मरीज आता है, डॉक्टर साहब धुंधला धुंधला नजर आ रहा है, एक हफ्ता हो गया डबल डबल नजर आ रहा है, आंखों से धुंधला नजर आ रहा है। कोई बिनाई के सिम्टम के साथ आएगा, कोई माजूरी के साथ आएगा, चल नहीं पा रहे, चलने में डिसबैलेंस हो रहे, कोई जो आवाज की लड़खड़ाहट के साथ आएगा। तो इसका एमआरआई कराकर पता चलेगा इस पर डॉक्टर साहब, या किसका कोई और भी टेस्ट है जिस तरह? अगर जिस तरह में सिम्टम आता है, हाथ पांव का सुन होना, बोलने में लड़खड़ाहट होना, तो इसमें दिमाग का और हराम मगज का एमआरआई होता है, उससे तशवीश हो जाती है। लेकिन अगर बिनाई के सिम्टम आ रहे हैं तो उसका टेस्ट अलग है, जिसको हम वीईपी कहते हैं, विजुअल इवॉक पोटेंशियल। और ये अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट सेटअप पर सारे टेस्ट हो रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन इसका इलाज मुमकिन है, पॉसिबल है, आसान है? देखें, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल मींस बार बार कई मरतबा, ये एक जिद्दी बीमारी कहलाती है कि इसके सिम्टम आ गया एक मरतबा, इसका अटैक दोबारा भी आ सकता है, 6 महीने बाद भी आ सकता है, 1 साल बाद भी आ सकता है, 2 साल बाद भी आ सकता है। तो जो एक्यूट अटैक होता है उसके लिए तो हम दवाई देते हैं, स्टेरॉइड दे दिया, उसमें पेशेंट बेहतर हो गया। लेकिन इसका अटैक दोबारा जब आता है तो उसके लिए अब रिसर्च हुई है और काफी नई दवाइयां आ गई हैं। वो दवाइयां भी क्या करती हैं कि इस बीमारी को, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के प्रोसेस को सुस्त कर देती है, नम कर देती है, खत्म नहीं कर सकती, बीमारी खत्म नहीं हो सकती। 90% जो है ये तकरीबन सुस्त हो जाएगी, मतलब 6 महीने बाद, 2 साल बाद अटैक दोबारा आ सकता है। और अगर इसको हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ली
डॉक्टर से टच में नहीं रहे, न्यूरोलॉजिस्ट से, तो हो सकता है कि शायद ये बीमारी आगे चल के माजूरी की शक्ल भी इख्तियार कर दे। अगर यानी कि ये सिर्फ आपने एज ग्रुप बताया, ये तो बहुत ही 23 इयर्स से लेके 40 इयर्स तक के लोगों को ये ज्यादा हो रहा है और 28 लाख लोग इससे अफेक्ट हो चुके हैं पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है इस वक्त? पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल है कि पाकिस्तान में एटलीस्ट कम अज कम जो केसेस मैंने अभी बताया कि बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ठंडे एरियाज में ज्यादा होता है, हमारा पाकिस्तान का शुमार गर्म एरियाज में होता है, तो ये जो शुमाली एरियाज में जो लोग रहते हैं वहां से केसेस ज्यादा आते हैं। अब ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान में। अभी कोई खास क्वांटिटी तो आई नहीं कि पाकिस्तान में कितने केसेस ठंडे इलाके में ज्यादा क्यों होते हैं, कोई इसकी वजह नहीं है, लेकिन ये कहते हैं ना, मैंने कहा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है कि आपकी दिफाई निजाम ही आपके अगेंस्ट हो जाता है। तो अभी इसके ऊपर बहुत सी थ्योरीज चल रही हैं, बहुत सी रिसर्च चल रही है, बहुत सी तहकीक चल रही है। कराची से कोई पेशेंट्स आए हैं? बहुत काफी पेशेंट हैं कराची में। कराची में किस तरह के पेशेंट ज्यादा आए हैं? बिनाई वाले आए हैं या कैसे? कराची में जो पेशेंट मैंने देखे हैं और जो काफी हमने देखा गया है कि रिसर्च के मुताबिक कराची में पेशेंट है वो बिनाई के साथ ज्यादा है, कि उनकी आंखों में धुंधला नजर आना, डबल नजर आना। कुछ पेशेंट जो है वो जबान की लड़खड़ाहट के साथ भी आए कि बोलने में रुकावट हो रही है, तो लोग उसको फालिज समझते हैं, वो फालिज की तरफ चले जाते हैं। तो जब MRI होता है, पूरी तफ्तीश होती है, हिस्ट्री ली जाती है, तो पता चलता है तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। अच्छा, ये न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखाना बहुत जरूरी है ना? हमारे लोग जनरल फिजिशियन के पास चले जाते हैं और बस चेक करा के वापस आ जाते हैं। हमारे यहाँ पर तो ये सिस्टम होता है कि उसको लड़खड़ाहट हो रही है, बिना विजन में प्रॉब्लम हो रहा है, आई के डॉक्टर के पास चले गए, बोलने में मसला हो रहा है, फिजिशियन के पास चले गए, हाथ सुन हो रहे हैं, उसने दवाई दी थी, भाई इंजेक्शन लगा लेना, आपका सुनपना खत्म हो जाएगा। यंग एज में अगर सिम्टम आ रहे हैं तो आपको न्यूरोलॉजी से जाना है, ताकि आपको देखेंगे आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस तो नहीं हो रहा, आगे वाले वक्तों में माजूरी से बचें आप माजूरी से बचें। अच्छा डॉक्टर साहब, इस तरह आपने कहा कि वो जो मेडिसिन है उसको स्लो कर देता है, वो क्या इंसान को भी उस पर असर पड़ता है? इंसान भी उसको इतना प्रोडक्टिव नहीं रहता, या सिर्फ उसका जो वो प्रॉब्लम है, डिजीज इलनेस है, उसको वो स्लो करता है? देखें कि दुनिया में आज तक कोई ऐसी दवाई बनी नहीं, से कोई साइड इफेक्ट ना हो। एग्जैक्टली। और जब दवाई का साइड इफेक्ट आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि दवाई काम कर रही है, बिल्कुल काम कर रही है दवाई। तो ठीक है, अब इसमें जो आप जो बात कर रही हैं, सुस्त वाली जो बात कर रही है, उसमें ये होता है बीमारी को सुस्त कर देता है ये। लेकिन इसके साथ साथ जो आगे चल के मैंने मरीजों को देखा है कि उनको मेमोरी प्रॉब्लम होने लग जाती है। डॉक्टर साहब, होता क्यों है ये? सबसे बड़ी इसकी वजह क्या है इस बीमारी की? इस बीमारी की वजह ये होती है, देखें, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, सिंपल, कि अब बहुत से वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं, किसी को उसके बाद भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में देखिएगा ये इडियोपैथिक होती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जितने भी होते हैं 90 to 95% इडियोपैथिक होते हैं, यानी कि वो बीमारी जिसकी कोई वजह नहीं होती, वो बीमारी हो गई, ऐसी कोई वजह नहीं। हाँ, कोई वजह। लेकिन वायरल इन्फेक्शन के अंदर ज्यादा कॉमन होते हैं, और वायरल इन्फेक्शन तो वैसे ही पूरी दुनिया गुजर रही है, पाकिस्तान में भी इस वायरल इन्फेक्शन। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या मैं मेंटल इलनेस के हवाले से एक सवाल करना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो? बहुत ज्यादा हम देखें कुछ सालों में, एक्चुअली 10-20 सालों में, बहुत अलग अलग तरह की डिजीजेस, इलनेसेस जो मेंटल उससे रिलेटेड हैं, वो बहुत ज्यादा उजागर हो रही हैं। क्या रिसर्चेस ज्यादा हो चुकी हैं, या बीमारियां पहले भी थी, या अब होना शुरू हुई हैं बीमारियां ज्यादा? देखिए, बात सारी है कि एक तो वही आप वाली बात की बीमारी तो आ रही है, कोई नया वायरस आता है, कभी कोई नया वायरस। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मेंटल इलनेस के हवाले से, तो हम लोगों ने अपना लाइफस्टाइल बहुत चेंज कर लिया, बहुत हमने लाइफस्टाइल चेंज कर लिया। आपको पता है कि ये रिसर्च के अंदर है कि रात का खाना हमें सोने से 3 घंटे पहले खाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन हम लोग 11 बजे ड्यूटी से आते हैं, सोने जब तक खा रहे होते हैं, और फिर रात को उठ के भी खा रहे होते हैं। वॉक आपके लिए बहुत जरूरी है, वॉक करने से डिप्रेशन कम होता है। सही कह रहे हैं। जो हम वॉक करते हैं, अल्लाह पाक ने हमारे जिस्म के अंदर 2 केमिकल्स रखे, वो जब भी निकलते हैं जब हम वॉक करते हैं। अच्छा। एंडोर्फिन एंड कैफीन, दोनों काम क्या होता है कि डिप्रेशन कम करना, और आपको जो बॉडी का थकावट होती है, पेन किलर्स होता है कुदरती तौर पे, वो जब निकलेंगे जब आप वॉक करोगे। एंडोर्फिन एंड कैफीन, हम लोग वॉक करते ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं हमारा यहाँ पर। डॉक्टर साहब, ADHD क्या है? ADHD होता है बच्चों में कि 3 सिम्टम मिलते हैं बच्चों के अंदर। एक तो बच्चा बहुत ज्यादा जिद्दी होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा। मिसाल के तौर पे कि मैंने ADHD के बच्चों को देखा है कि बच्चा तो खैर परेशानी में, उसको नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, उनकी अम्माओं को सर में दर्द हो जाता है, वो डिप्रेशन में चली जाती है। बच्चा बहुत ज्यादा शरारती, नंबर 1। नंबर 2, पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा उसका, बिल्कुल पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा उसका। और ये कि बेचैन, मतलब एक जगह बैठ ही नहीं सकता। अगर आप उसको यहाँ पर बिठाएं तो आप यकीन करें 1 मिनट के अंदर वो, मैं समझता हूँ इस कमरे को, लैपटॉप वगैरह या आपके कप वगैरह सबको जो है ना वो भरम धरम कर देगा। तो डॉक्टर साहब, आपसे फिर डेफिनेटली नए सेशन की आपसे टाइम अभी से लेते हैं। वी विल टॉक अबाउट ADHD बड़ों के अंदर भी, बच्चों के अंदर भी, ताकि आपको फिर तकलीफ देंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने आज बहुत ज्यादा जो है इन्फॉर्मेटिव किया हमारे साथ। और यहाँ पर मैं पता करना चाहूंगी, हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ जा रहे हैं। मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह कल। जब तक के लिए मुझे और माया को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। स्टे सेफ।